शहर के सबसे बड़े होटल स्टारलाइट में अरमान सिंघानिया की शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। जितने भी शहर भर के दुनिया भर के वीआईपी लोग थे उस वक्त वहां उस शादी में मौजूद थे। और अरमान सिंघानिया उस वक्त शादी के कपड़ों में मंडप में बैठा हुआ अपनी दुल्हन के इंतजार करने के बजाय अपने ऑफिस का काम कर रहा था। उसके एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे हाथ में उसका फ़ोन था। साथ साथ उसके कुछ आदमी उसके आसपास खड़े हुए थे। सभी लोग जो कि उस वक्त शादी में आए हुए थे अरमान सिंघानिया को देखकर इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा रहे थे कि अपनी शादी के दिन भी इस बंदे को काम से फुर्सत नहीं है। आखिरकार सिंघानिया इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस जो है और उसके ऊपर कितने ही सारी जिम्मेदारी है। वहीं शादी में आए हुए कुछ लोग इस बात के बारे में गॉसिप कर रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा कि अरमान सिंघानिया ने एक मिडिल क्लास लड़की को ही अपनी पत्नी बनाने का फैसला क्यों लिया है, जबकि अगर वह कहता तो शहर भर के एक से बढ़कर एक अमीर लड़कियां उससे शादी करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसके जितना अमीर और डैशिंग, स्मार्ट और हैंडसम पूरे शहर में कोई नहीं था। वेल तभी पंडित जी की वहां एक आवाज गूंजती है कि जल्द से जल्द दुल्हन को बुलाया जाए। अब दुल्हन को बुलाने वाली बात सुनकर सामने खड़ी हुई एक औरत जल्दी ही 2 से 3 लड़कियों को लेकर दुल्हन के कमरे की ओर जाने लगती है ताकि वह वहां से दुल्हन को लेकर आ सके। लेकिन जैसे ही वह दुल्हन वाले कमरे की ओर बढ़ती है दुल्हन के पापा तुरंत उनका रास्ता रोक लेते हैं और कहने लगते हैं, अरे आप लोग चलिए, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ, बस थोड़ी सी तैयारी अभी बाकी है। ऐसा कहकर वह उन्हें टाल देते हैं और वापस से उन्हें नीचे शादी के मंडप की ओर भेज देते हैं। तभी उन सब लोगों में से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ एक इंसान बड़ी ही हैरानी से ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया के दादाजी आलोक सिंघानिया थे, जिनके कहने पर ही अरमान सिंघानिया ये शादी कर रहा था। और क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वह अपने पोते की शादी अपनी आंखों से देख सकें, दादाजी आलोक सिंघानिया, इसीलिए उन्होंने अरमान उसकी शादी तय कर दी थी। और शादी के लिए उन्होंने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी को चुना था। मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी का नाम प्रियंका था। प्रियंका को अरमान मल्होत्रा को दिखाया गया था और उसे बोला गया था कि अरमान की शादी प्रियंका से ही होगी। प्रियंका कम खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वह किसी और से प्यार करती थी। साथ ही साथ उसके जिंदगी में अपने कुछ सपने थे। वह जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, लेकिन जितना उसने अरमान से कारनामे बारे में सुना था उसके बाद से उसे अरमान से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि अरमान का एरोगेंट अंदाज़ और बर्ताव पूरे शहर से छुपा नहीं था। अरमान जब चाहे जिसे चाहे बर्बाद करने की हिम्मत और ताकत दोनों ही रखता था। इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया से पंगा लेने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक बार एक मॉडल ने अरमान सिंघानिया को भारी महफिल में प्रपोज कर दिया था और अरमान ने बिना किसी की परवाह किए उसका पूरा करियर, उसकी पूरी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दी। अरमान को लड़कियों से एक तरह से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ थी, और यह चिढ़ क्यों थी इसका उसके अपने खास रीजन थे, क्योंकि पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से उसका भरोसा हर चीज़ पर से उठ चुका था। इसलिए प्यार से, विश्वास से, हर चीज़ से उसका भरोसा उठ चुका था, जिसके बदौलत अब उसके ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन चुका था। और उसी के बदौलत आज सिंघानिया इंडस्ट्रीज न केवल शहर भर के बल्कि पूरे देश के नंबर 1 इंडस्ट्रीज थी। वेल, अब जैसे ही बिना दुल्हन के वो औरतें वापस आई, आलोक जी को इस बात का एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वह बिना किसी को भनक लगे उस कमरे की ओर जाने लगे जिस कमरे में प्रियंका यानी कि दुल्हन मौजूद थी। और जैसे ही वह वहां गए उन्होंने देखा कि उस कमरे में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अब आलोक जी काफी हद तक हैरान परेशान हो उठे और बिना किसी दरवाजे पर नॉक किए वह तुरंत अंदर चले गए। और जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की का हाथ मनोज जी ने यानी कि प्रियंका के पापा ने पकड़ रखा था, और साथ ही साथ प्रियंका के माँ उसे मार रही थी। अब जैसे ही आलोक जी ने ये देखा तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वह कहने लगे, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। अब जैसे ही आलोक जी की रोबदार आवाज वहां गूंजी सभी हैरानी से आलोक जी को देखने लगे और वह लड़की जिसके हाथ मनोज जी ने पकड़ रखा था वो बुरी तरह से रोने रही थी। तभी आलोक जी कहने लगे, ये लड़की कौन है और इसको आप इस तरह से क्यों इसे मार रहे हैं, और प्रियंका कहाँ है? और क्या आप लोगों को सुनाई नहीं दिया पंडित जी दुल्हन को मंडप में बुला रहे हैं? बोलिए, जवाब दीजिए, प्रियंका कहाँ है? अब मनोज जी और साथ ही साथ मनोज जी की पत्नी सीमा जी दोनों सर झुकाकर खड़े हो गए और कहने लगे, हमें माफ़ कीजिएगा सर, प्रियंका यहाँ मौजूद नहीं है। अब मनोज जी ने जैसे ही हाथ जोड़कर आलोक जी से माफ़ी मांगी, उनका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और वह कहने लगे, ये क्या बकवास कर रहे हो मनोज तुम?
शायद भूल रहे हो तुम हमारे ऑफिस में काम करने वाले एक मामूली से आदमी हो, तो तुम इस तरह से हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए हो इस वक्त यह इस शादी में शहर भर के सभी बड़े लोग, सभी हमारे बिजनेसमैन मौजूद हैं, और तुम हमें कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है? सच सच बताओ क्या बात है? अब जैसे ही आलोक जी ने ये कहा, मनोज उसकी पत्नी सीमा आगे आई, कहने लगी, मैं बताती हूँ सर क्या बात है। हम तो आपके इतने बड़े घर में हमारी बेटी की शादी हो रही है, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और इसीलिए हमने गांव से हमारी ये नंद की बेटी को भी बुला लिया था। बहुत समय पहले एक एक्सीडेंट में इसके माता पिता मारे गए थे। क्योंकि यह गांव में अपनी नानी यानी कि मेरी सास के साथ रहती है, तो हमने सोचा कि यह शादी में आएगी तो शादी के कुछ फंक्शन में एक हाथ बटाएगी तो सही रहेगा। और इसने काम भी किए। हल्दी मेहंदी हर एक फंक्शन में इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और घर के सारे काम किए। लेकिन आज जब हमने ने प्रियंका को लेने के लिए भेजा तो इसने हमें आकर बताया कि प्रियंका तो यहाँ है ही नहीं, वो तो भाग गई है। हमें पूरा का पूरा यकीन है कि इसी लड़की ने प्रियंका को भगाया है। ऐसा कहकर मनोज और साथ ही साथ उसकी पत्नी सीमा आस्था पर इल्जाम लगाने लगी। आस्था रो रही थी, चीख रही थी और कह रही थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मामी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं कब से आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं प्रियंका दीदी को लेने के लिए यहाँ इस कमरे में आई, प्रियंका दीदी उसे वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी। आखिरकार आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? ऐसा कहकर आस्था रोने लगी। रोने की वजह से उसकी खूबसूरत सी नाक एकदम टमाटर के जैसे लाल हो गई थी, जिसमें वह रोती हुई और भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। तभी आलोक जी मनोज और सीमा पर गुस्सा होते हुए बोले, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। हमें अभी इसी वक्त किसी और लड़की का इंतजाम करके दो। हम आज के आज ही ये शादी जरूर करेंगे। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो पूरा का पूरा से सिंघानिया अंपार बर्बाद हो जाएगा, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसके बाद अरमान तुम्हारी क्या हालत करेगा। क्योंकि वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बिजनेस पर, अपनी फैमिली पर वह किसी तरह के कोई भी बेइज्जती या परेशानी या किसी भी तरह की कोई भी बात या कोई भी दाग वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब मनोज और सीमा दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। तभी अचानक सीमा आगे आई। आस्था का हाथ पकड़कर उसने तुरंत आलोक जी के सामने उसे पटक दिया। कहने लगी, हमें पूरा यकीन है सर, इसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है और इसके भरपाई यही चुकाएंगी। अब अगर आप कहें तो हम अभी और इसी वक्त इस लड़की को शादी का जोड़ा पहनाकर मंडप में बैठा देते हैं। अब जैसे ही अचानक सीमा जी ने ये कहा, आस्था की हालत खराब हो गई और वह बहुत बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, मामी जी आप ये कैसी बातें कर रही है? आप भला मेरी शादी ऐसे कैसे कर सकती है? अभी मेरे सपने हैं, मेरा करियर है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। आप या ऐसे कैसे इस तरह की बातें करके मेरी शादी करवा सकती है? मैंने आपसे कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है, और मैं गांव से शहर सिर्फ और सिर्फ प्रियंका दीदी की शादी अटेंड करने के लिए ही आई हूँ। मैं उनकी शादी में उन्हें शादी से भगाने के लिए थोड़ा ही नहीं आई हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। ऐसा कहकर आस्था बड़ी बुरी तरह से रोने लगी। और तब आलोक जी बड़े ही ध्यान से आस्था की ओर देख रहे थे। असल में तो आस्था उन्हें पहली नज़र में ही भाग गई थी, और अब आस्था इस तरह की बातें सुनकर वह काफ़ी हद तक थोड़ा सा परेशान भी हो गए। क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे अरमान को लड़कियों का जॉब करना या फिर किसी भी औरत का घर से बाहर जाकर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वह किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी डॉक्टर बनना चाहे या ना चाहे। जबकि आस्था ने डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि उसके गांव में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था। इनफैक्ट जब उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तब से आस्था ने कसम खा ली थी, अपनी जिंदगी का इकलौता मकसद बना लिया था कि वह डॉक्टर बनकर रहेगी और अपने गांव में ही अपना एक छोटा सा अस्पताल खोलेगी, या फिर छोटा सा क्लिनिक खोलकर लोगों की सेवा करेगी। और जिस तरह से उसके माता पिता की मौत हुई है, वह किसी और की मौत नहीं होने देगी। तो डॉक्टरी करना उसके नस नस में बस चुका था। लेकिन अब अचानक से शादी की बात सुनकर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह ऐसे कैसे अचानक से शादी कर सकती थी? उसके जिंदगी का एक ही मकसद था, केवल डॉक्टर बनना ही उसका इकलौता और मात्र सपना था। तभी उसके मामी अचानक से आ गई और एक और चांटा उसने आस्था के मुंह पर दे मारा और कहने लगी, है लड़की, अपने फालतू की बकवास बंद कर। अगर तूने आज यह शादी नहीं की तो जानती हम लोग कितनी बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया के आदमी हमारी जान ले लेंगे। वह तेरे मामा को गोली मार देंगे, गोली। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। अगर तू हमारी लाश देखना चाहती है तो बेशक ये शादी मत कर। ऐसा कहकर वह बड़ी ही बुरी तरह से आस्था को मजबूर करने लगी। वही आस्था के आंसू थे कि काफी ज्यादा बह निकले। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। लेकिन तभी आलोक जी ने मनोज जी से कहा, इस लड़की को शादी के जोड़े में तैयार कर फटाफट से शादी के मंडप में बैठाओ।
जैसे ही आलोक जी यह ऑर्डर देकर वहां से जा चुके थे और अब आस्था घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह से रोने लगी। तभी अचानक उसके मामा अपने दोनों हाथ जोड़कर आस्था के पास बैठ गए और कहने लगे, आस्था बेटे, अपने मामा की जान और इज्जत दोनों ही बचा लो प्लीज। अगर तूने आज ये शादी नहीं की तो अरमान सिंघानिया हम सब की जान ले लेगा। तुम नहीं जानती कि वो गुस्से का कितना ज्यादा तेज है। उसके लिए जान लेना बहुत मामूली सी बात है। बेटी हमारी बात मान लो और शादी के लिए हाँ कह दो। ऐसा कहकर वो बड़ी ही बुरी तरह से रोने लगे। दोस्तों प्लीज़ मेरी यह न्यू स्टोरी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और ज़रूर बताएं कि आपको इसका पहला चैप्टर कैसा लगा। तब आस्था ने एक और कोशिश की और कहने लगी, लेकिन मेरी नानी का क्या होगा? मेरी नानी मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तभी मनोज जी कहने लगे, बेटा शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारी नानी मेरी माँ भी है। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हमने उन्हें उस गाँव में तुम्हारे पास छोड़ रखा था, लेकिन अब मैं उन्हें हमेशा वहां से ले आऊंगा। बेटा बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी नानी को गांव से यहाँ अपने साथ में ही रखूंगा और उनकी दिन रात सेवा करूंगा। वैसे भी वह मेरी माँ है और मैं उनकी दिन रात सेवा करूंगा। अपनी नानी को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। अभी के लिए बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो, उसके बाद हम कुछ ना कुछ करके तुम्हें अरमान की ज़िंदगी से निकाल लेंगे। बस कुछ दिनों की ही बात है, कुछ दिनों तक इस शादी के रिश्ते को निभा लो प्लीज़ बेटा प्लीज़। ऐसा कहकर वो उसकी खुशामद करने लगे। अब आस्था पूरी तरह से मजबूर हो चुकी थी। आस्था जो कि अपने मामा के एक फ़ोन कॉल पर पूरे गांव में उछलने लगी थी, क्योंकि उसके मामा ने पहली बार उसे अपनी बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए बुलाया था। साथ ही साथ हालांकि आस्था की नानी ने यानी कि मनोज की मां ने उसे मना भी किया था कि बेटी तुम इस शादी में मत चलो। अपनी बेटी और जमाई की मौत के बाद आस्था ही उनका इकलौता सहारा थी और उसकी दादी ने उसे बोला भी था कि मनोज अच्छा नहीं है, भले ही वह मेरा खून हो, मेरा बेटा हो, लेकिन तूने देखा नहीं शहर में जाकर वह इस तरह से बस गया है कि उसने एक बार भी अपनी बुढ़ी माँ की खैरो खबर नहीं ली। बस हर महीने के तौर पर घर खर्च के लिए पैसे भिजवा देता है और अपनी सारी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाता है। लेकिन आस्था काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थी क्योंकि वो में काफ़ी समय से गांव रह रहे थे। उसने शहर की दुनिया, शहर का माहौल, वहाँ के कोई फंक्शन नहीं देखा था। तब आस्था ने अपनी दादी को समझाया, कम से कम मनोज मामा ने उन्हें बुलाया तो है ना, और वैसे भी उनकी इकलौती पोती प्रियंका की शादी है तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। जब आस्था ने काफ़ी ज़्यादा अपनी नानी को समझाया तब वो दोनों दादी पोती शादी में जाने के लिए तैयार हो गई और वह दोनों प्रियंका की हल्दी से 2 दिन पहले शहर में पहुंच चुके थे। शहर को देखकर आस्था काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। हालांकि उसे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भी शहर में ही आना था, तो इसीलिए आस्था ने सोचा कि वह शादी में जाएगी, साथ ही साथ शहर के रंग रूप ढंग, शहर का माहौल देख लेगी और किस तरह से उसे शहर में सरवाइव करना है उस बारे में कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था शहर में आई थी। और पूरे 2 दिन उसने अपनी मामी के साथ उनके बाजार का सारा काम, घर का खाना बनवाया था। इतना ही नहीं, उसकी मामी ने पूरी तरह से सारी जिम्मेदारी आस्था के कंधों पर ही दे दी थी। साग सब्जी लाना, घर में मेहमानों के देख रेख, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, हालांकि नौकर भी उन्होंने घर में काम करने के लिए लगाए हुए थे, लेकिन सब कुछ आस्था अपने निगरानी में ही करवा रहे थी। और बड़े ही जोरों शोरों से प्रियंका की हल्दी का फंक्शन भी हुआ था और मेहंदी का फंक्शन भी हुआ था। और फंक्शन के बाद रात के 2 बजे के वक्त जब अचानक आस्था की आंख खुली, उसने देखा कि प्रियंका किसी से रो रो कर बात कर रही थी। तब आस्था को उस पर कुछ शक भी हुआ था, लेकिन उसने उसे अपनी दादी की कही हुई बात याद थी कि उसे किसी के भी मामले में नहीं घुसना है और ना ही किसी के बारे में ज़्यादा सोचना है। तो यही सोचकर आस्था चुप हो गई थी और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन प्रियंका यूं इस तरह से घर शादी के वाले दिन शादी का मंडप छोड़कर भाग जाएगी, इसके बारे में तो आस्था ने दूर दूर तक कुछ नहीं सोचा था। उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ इतना ही निकला था कि उसने प्रियंका दीदी को किसी से बात करते हुए सुना था और इसी बात की गलतफहमी में उसके मामा और मामी दोनों ने ये समझ लिया कि आस्था ने ही प्रियंका को भगाया है। अब आस्था के पास कोई और रास्ता नहीं था और जल्दी ही उसे एक शादी का जोड़ा पहनाया गया था और उसके सर पर लंबा सा घूंघट डाल दिया गया। अरमान को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से होने वाली है। आस्था को तो उसने आज तक देखा भी नहीं था। अब जल्दी ही आस्था को दुल्हन बनाकर अरमान के ठीक बराबर में बैठा दिया गया। अरमान सिंघानिया ने एक बार भी अपने बराबर में बैठी हुई दुल्हन की ओर नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान उसे वक्त अगर किसी चीज़ पर था तो सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप और फ़ोन की स्क्रीन पर। वह एक भी मूवमेंट, एक भी पल अपना काम बर्बाद नहीं करना चाहता था। सिर्फ और सिर्फ उसे पूरे मंडप में आलोक सिंघानिया के अलावा किसी और को इस बात के बारे में दूर दूर तक एहसास नहीं था कि जिसकी शादी इस वक्त अरमान सिंघानिया से हो रही है
असल में ये वो लड़की है ही नहीं जिस लड़की को उन्होंने अरमान के लिए चुना है। दुल्हन बदल चुकी। वेल जल्दी ही अरमान सिंघानिया ने पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए 7 फेरे कंप्लीट कर लिए और साथ ही साथ आस्था के मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र भी पहना दिया। आस्था का दिल काफी ज्यादा रो रहा था। अरमान सिंघानिया ने एक बार भी यह जानने की या देखने की कोशिश नहीं की उसकी बीवी कैसी दिख रही है दुल्हन बनकर, यहाँ क्या हो रहा था क्या नहीं। वह तो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से अपने काम में खोया हुआ था। और जब वह आस्था को मंगलसूत्र पहना रहा था तब आस्था के आंसू की कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिरी। तब जाकर अरमान को थोड़ा सा अजीब लगा और उसने एक पल शादी के जोड़े की में सजी हुई अपनी दुल्हन की ओर देखा, लेकिन लंबा घूंघट होने की वजह से वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वह ये केवल कुछ ही पल के लिए रुका और उसके बाद अरमान फिर से अपने फोन और काम में पूरी तरह से खो चुका था। आलोक जी ने जल्द ही आस्था की पूरी जन्म कुंडली अपने हाथों में मंगा ली थी, क्योंकि वह जिस लड़की को अपनी बहू बनाना जा रहे थे तो उसके बारे में सारी चीज उन्हें अच्छी तरह से जाननी थी। और जैसे ही आलोक जी की नज़र आस्था के माँ बाप पर डिटेल्स पड़ी जो कि एक्सीडेंट में मारे गए थे, तब आलोक जी के चेहरे पर कुछ अलग ही तरह के भाव आ जा रहे थे। तब आलोक जी मन ही मन में कहने लगे, मैंने तो सोचा था कि आज अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए शादी को करवा लूंगा और उसके बाद इस लड़की को 2 से 3 दिन के बाद तलाक देकर आज़ाद करवा दूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस लड़की को जिंदगी भर मेरे पोते अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहना होगा। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आलोक जी कहीं खो गए। जल्दी ही पूरे रीति रिवाज के साथ शादी के फंक्शन कंप्लीट हो चुके थे और एक जगह 4 लोग अपनी नज़र झुकाए खड़े हुए थे। वह उस शादी के हॉल में अरमान सिंघानिया के बाद उस शादी का सबसे हैंडसम चेहरा कोई था तो वह 4 लोग ही थे। और 4 लोग में से एक अरमान सिंघानिया भाई और कजिन ब्रदर और दोस्त थे। साथ ही साथ वो 3 बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे जो कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे। उनमें से एक फेमस डॉक्टर था जो कि अरमान सिंघानिया का दोस्त और स्पेशली उसके साथ शादी अटेंड करने के लिए वो वहां आया था। लेकिन चारों का उस वक्त मूड काफी ज्यादा खराब था। सब के सब शेरवानी पहने हुए थे और एक से बढ़कर एक हैंडसम और चार्मिंग लग रहे थे। जितनी भी शादी हॉल में लड़कियां आई हुई थी सबकी नजरें बार बार जाकर उन पर ही ठहर रही थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया को अब देखने का उनका कोई फायदा नहीं था। अरमान सिंघानिया की शादी हो चुकी थी तो इस वक्त वह चारों स्मार्ट लड़के सभी लड़कियों का क्रश बने हुए थे, लेकिन उन चारों का मुंह पूरी तरह से लटका हुआ था। उन चारों को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी दादाजी उनके पास जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, क्या बात है, तुम चारों इस तरह से मुंह लटकाकर यहाँ क्यों खड़े हुए हो? शादी में आए हो या किसी के मातम में आए हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अपने दोस्त या भाई की शादी में नहीं बल्कि किसी की शोक सभा अटेंड करने के लिए तुम लोग यहाँ आए हो। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आकाश मुंह पिचका कर बोला था, क्या दादाजी, भाई की शादी को तो आपने करा दी। मेरा इकलौता दोस्त था, मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था उसकी शादी के लिए, लेकिन आपने हमें इतनी सी भी मस्ती करने नहीं दिया, इसलिए अब हम आपसे बात भी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर आकाश ने फिर मुंह बना लिया। अब तक आलोक जी समझ चुके थे कि इन चारों को मौज मस्ती करने को मौका नहीं मिला है, इसी वजह से शायद ये सब मुंह लटका कर खड़े हुए हैं। तभी दादाजी कहने लगे, अच्छा अच्छा, अपना मूड सभी के सभी बिल्कुल ठीक करो और घर जाकर जो तुम लोगों को मौज मस्ती करनी है वह करते रहना, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा तब सुमित कहने लगा, क्या वाकई दादाजी, क्या आप हमें बिल्कुल भी पार्टी करने से नहीं रोकेंगे? पूरी रात हम लोग मजे करेंगे, अब वादा कीजिए कि आप हमें नहीं डांटेंगे। अब जैसे ही सुमित, जो कि उस शहर की अच्छी खासी कंपनी के बड़ी पोस्ट का सीईओ था, उसने इस तरह की बात की, उसके दादा आलोक जी उसकी ओर देखकर कहने लगे थे, तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता है कि तुम्हारे नीचे कम से कम 600 लोग काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चों के जैसे हरकतें हैं तुम सबकी, ना जाने कब बड़े होंगे तुम लोग। अब अरमान की तो शादी हो गई है, अब धीरे धीरे तुम चारों की शादी भी करवा दूंगा, उसके बाद देखूंगा कि तुम लोग कैसे और किस तरह से पार्टी करोगे। अब जैसे ही दादाजी ने उन चारों की टांग खींची, वह चारों बुरी तरह से मुंह बनाने लगे और तभी उनमें से ध्रुव आगे आया और कहने लगा, दादाजी प्लीज अभी शादी वादी के बात हमसे मत कीजिए, ये हमारे हंसने खेलने कूदने के दिन है और शादी के चक्कर में हम अपनी जिंदगी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देंगे। और वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं सिर्फ 26 साल का हूँ, क्या इस उम्र में कोई शादी करता है भला? और वैसे भी दादाजी अपने अरमान ब्रो की जो शादी करवाई है, अब वह बेचारे देखो अपनी बीवी को एक नज़र उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। देखो जरा, अपनी बीवी से ज़्यादा प्यार तो उन्हें अपना फ़ोन और लैपटॉप से है, आपको दिख नहीं रहा है क्या? आपको पूरी शादी में सबके आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। वह ऐसा कहकर ध्रुव दादाजी को अरमान की ओर दिखाने की कोशिश करने लगा। तब उसके दादा कहने लगे, अपने फालतू की बकवास बंद करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम लोग क्या हो क्या नहीं हो। तब सुमित कहने लगा, हाँ यार आकाश, दादाजी से बहस करना बिल्कुल बेकार है,
कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने जो अभी हमें रात को पार्टी करने की परमिशन दी है, कहीं उसे भी वो कैंसिल ना कर दें। तभी आहान कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है दादाजी, अभी इस बात पर ध्यान देते हैं। हमने शादी में यहाँ मौज मस्ती नहीं की, अब हमें रात को मौज मस्ती करने देंगे। बस ऐसा कहकर आहान ने दादाजी को मना लिया। तब उसके दादा एक लंबी गहरी सांस लेते हुए वहां से चले गए। दादाजी के जाने के बाद सुमित कहने लगा, ना डोलना नाचना ना गाना बजाना, क्या यार ये कितनी बोरिंग शादी हो गई। अरमान ब्रो की कहने के लिए तो यह इस शहर का सबसे बड़ा रईस और हैंडसम मुंडा है, लेकिन यहाँ पर इतनी सी भी मौज मस्ती नहीं हो रही है। सब कुछ बड़ा ही फीका फीका सा लग रहा है। ऐसा कहकर एक बार फिर सुमित ने अपना मुंह चढ़ा लिया। तब ध्रुव कहने लगा, हाँ यार, लेकिन आप अपना मूड इस वक्त ठीक करो, और देखो शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अभी फिलहाल आप सब एक काम करो, हैं घर जाकर भाभी के आने वेलकम की तैयारी करो। हमारे घर में तो कोई लेडीज वगैरह भी नहीं है जो भाभी के वेलकम की तैयारी करें, हम लोगों को ही सब कुछ करना होगा। तभी आकाश कहने लगा, यार शायद तुम लोग भूल रहे हो, पूरे के पूरे घर में लेडीज अगर कोई है तो भाभी ही होंगी, और उनको हम लोगों के बीच ऑकवर्ड ना फील हो तो हमें इस तरह का कुछ मेजरमेंट लेकर चलना होगा। और वैसे भी अरमान को तो देखकर लग रहा है कि वह जितना ध्यान अपने फ़ोन और लैपटॉप पर देने वाला है, वह भाभी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला। और वैसे भी उसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ दादा के लिए की है, तो ये बात हमें याद रखना चाहिए। तभी वो आकाश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा, शायद तुम ठीक कह रहे हो यार, हमें अपने पार्टी से ज़्यादा भाभी का ध्यान रखना होगा। ऐसा कह कर चारों ही अपने आप कुछ प्लान्स बनाने लगे और उनमें से दो जल्दी वहां से विदा लेकर सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे, क्योंकि वहां जाकर उन्हें आस्था के वेलकम की तैयारी भी करनी थी। आस्था और अरमान की शादी कंप्लीट होने के बाद जल्दी ही विदाई का समय आ चुका था। इस बीच भले ही अरमान की शादी आस्था से हो गई हो, लेकिन उसने एक बार भी उसकी ओर देखना जरूरी नहीं समझा। उसका ध्यान अगर कहीं था तो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से अपने काम पर। यहाँ आस्था ने भी अरमान की शक्ल नहीं देखी थी, उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी नज़र अपनी नानी को ढूंढ रही थी। उसे इस वक्त इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आस्था ना तो वह शहर में रहती थी और ना ही शहर के बारे में उसे ज़्यादा कुछ खास नॉलेज थी। उसे खुद कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार उसकी शादी कितने बड़े मॉन्स्टर से हुई है। वे जल्दी ही विदाई का समय आ गया था और आस्था की जल्दी से दौड़कर उसकी नानी के पास आई थी और उसने उसे गले से लगा लिया और बुरी तरह से रोने लगी। आस्था ने जैसे उन्हें नानी कहकर बुलाया, गले लगाकर रो पड़ी। उन्हें अब इस बात के बारे में पता चल चुका था कि असल में जिसकी शादी आज यहाँ हुई है वह उनकी लाडली आस्था की हुई है। तो उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें क्या करें। उनकी आस्था की शादी इस तरह से कैसे हो गई, क्योंकि उन्होंने आस्था के बगैर रहने के बारे में अब तक सोचा तक नहीं था। उन दोनों को रोते हुए देख दादाजी जी अब थोड़ा सा परेशान हो गए थे। कहीं ना कहीं वो समझ चुके थे कि आस्था और उसकी नानी इसी तरह से रोती रही तो भरी महफिल में अरमान को इस बात के बारे में पता चल सकता है कि उसकी शादी जिससे हुई है वह प्रियंका नहीं है बल्कि आस्था हुई है। और अगर ऐसा हुआ तो यह उनके परिवार की इज्जत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पूरी दुनिया के सामने उनकी फैमिली मजाक बनकर रह जाएगा। और अरमान सच्चाई जान गया तो वो उसके कहर से कोई नहीं बच पाएगा। और फिर आस्था को अरमान किसी भी कीमत पर को अपने साथ घर लेकर नहीं जाएगा। वो अपने पोते के गुस्से को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने मनोज को कुछ इशारा किया कि वह अपनी माँ को अभी और इसी वक्त यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि अगर वो अंदर अपनी माँ को लेकर नहीं गए तो उसकी माँ रो रो कर सबके सामने इस बात के बारे में बयां कर देगी कि उनकी पोती की नहीं बल्कि ये उनकी नाती आस्था है जिसकी शादी धोखे से अरमान से हुई है। कहीं वो सवाल जवाब ना करने लगे। आहान और ध्रुव दोनों नानी को इतनी बुरी तरह से आस्था से लिपट कर रोते हुए देख रहे थे, वह दोनों आपस में बात करने लगे। आहान ने कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, कहीं नानी को हमारे भाई के बारे में पता तो नहीं चल गया ना कि हमारा भाई कितना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, इसीलिए तो ये भाभी से इस तरह से चिपक कर फुट कर रो रही है। तभी ध्रुव बोला था, यार चाहे कुछ भी कहो, मुझे तो बेचारी ग्रैंड नैनी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी आहान कहने लगा, तुम इस तरह से बोल रहे हो, भाभी की नहीं बल्कि तुम्हारी ही दादी हो। तभी ध्रुव कहने लगा, वह सब तो ठीक है यार, पर तूने देखा किस तरह से रोना धोना चल रहा है। वैसे भी आज के जमाने में इस तरह से कोई रोता है क्या? ऐसा लग रहा है कि भाभी को हम सबके सामने किडनैप करके लेकर जा रहे हैं। आहान ने अपनी कोहनी ध्रुव को मारी और उसे घूर कर कहने लगा, यार तू अपनी बकवास बंद कर, जब देखो तेरे दिमाग में ये किडनैपिंग, अगवा या कोई ना कोई क्रिमिनल ख्याल आते रहते हैं। अंडस को ध्रुव कहने लगा, वह सब तो ठीक है यार, पर तूने देखा किस तरह से रोना धोना चल रहा है। वैसे भी आज के ज़माने में इस तरह से कोई इतना रोता है क्या? ऐसा लग रहा है कि भाभी को हम सबके सामने से किडनैप करके लेकर जा रहे हैं।
आहान ने उसे अपनी कोहनी ध्रुव को मारी और उसे घूर कर कहने लगा, यार तू अपनी बकवास बंद कर, जब देखो तेरे दिमाग में ये किडनैपिंग, अगवा या कोई ना कोई क्रिमिनल ख्याल आते जाते रहते हैं। कितनी बार कहा है तुझे कि यह क्रिमिनल वेब सीरीज थोड़े से कम देखा कर। ऐसा कहकर आहान ध्रुव की बातों से इरिटेट होने लगा। ध्रुव ने कहा, तुम देखना एक दिन मेरे ये सारे थॉट तुम लोगों के बहुत काम आएंगे। ऐसा कहकर वह अपना कॉलर ऊंचा करने लगा। तब आहान ने उसे कहा, फालतू की बकवास छोड़ो, फटाफट से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमें यही छोड़कर चले जाए। तुम तो जानते हो ना भाई को गुस्सा। वेल जल्दी ही आहान और ध्रुव चुपचाप फिर से सर झुकाकर अरमान के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए। अब तब दादाजी आलोक जी ने मनोज के द्वारा उसकी मां को तो अंदर भिजवा दिया था, साथ ही साथ सभी मेहमानों को विदा करने के बाद वह आस्था को लेकर चलने का इशारा करने लगे। लेकिन आस्था के कदम जहां थे वहीं के वहीं खड़े के खड़े रह गए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अरमान के साथ एक भी कदम आगे बढ़ा सके। और फिर जैसे तैसे धीरे धीरे मनोज जी की पत्नी यानी कि आस्था के मामी उसे खींचते खींचते थोड़ा सा आगे लेकर जाने लगी, लेकिन आस्था बड़ी ही धीमी धीमी रो रो कर सिसक कर चल रही थी। वहीं अरमान को उसके दादाजी ने सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उसे दुल्हन के साथ साथ ही चलना है, लेकिन आस्था का इस तरह से धीरे धीरे चलने पर अरमान बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। तभी अचानक अरमान रुका और उसने आगे बढ़कर रास्ता को गोद में उठा लिया। अब जैसे उसने आस्था को इस तरह से अपने गोद में उठाया, अब जितने भी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे सभी ने जोरों से तालियां बजानी शुरू कर दी। अरमान ने गुस्से से सबको घूरने लगा। सबको तो यही लग रहा था कि अरमान एकदम से रोमांटिक हो गया है, उसने अपनी नई नवेली दुल्हन को गोद में जो उठा लिया था। लेकिन अरमान ने उसे गोद में इसलिए उठाया था कि क्योंकि आस्था बड़े ही धीमे धीमे और कदमों से चल रही थी और अरमान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर अपना काम कंटिन्यू करना था। तो इसीलिए उसने दुल्हन को गोद में उठा लिया था। अब ध्रुव और आहान हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ध्रुव तो जैसे पत्थर के जैसा जम सा गया था। वो आहान से कहने लगा, यार मुझे पिंच करके तो देख, क्या मैं कोई यह सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तब आहान ने जोरों से उसकी कमर में नोच ली और वह चिंख पड़ा, दर्द से करहाते हुए कहने लगा, बेवकूफ़, तुझे पिंच करने के लिए बोला था, इस तरह से बिल्ली की तरह नोचने के लिए नहीं। आहान ने कहा, यार मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे अरमान भाई जिन्होंने आज तक अपने आसपास लड़कियों को फटकने तक नहीं दिया, उन्होंने आज भाभी को पहले ही दिन गोद में उठा लिया। कहीं हमारी भाभी ने आने से पहले ही हमारे भाई के दिल पर कब्जा नहीं जमा लिया। ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगा। तभी ध्रुव क्रिमिनल वाला दिमाग चलाने लगा। उसने कहा, तू गलत समझ रहा है, तुझे क्या अरमान ब्रो के बारे में पता नहीं है? जरूर उसके पीछे भी उनका कोई ना कोई मकसद रहा होगा। अब चल फटाफट, अगर हम यही खड़े रहे बकवास करते रहे तो वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। जल्दी ही अरमान ने आस्था को ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया। आस्था अब और भी ज्यादा डर गई और सहम कर बैठ गई। अरमान ने पहली बार किसी लड़की को इस तरह से अपनी गोद में उठाया था तो उसके लिए कुछ अलग की तरह का एहसास था। उसे उसकी बिम्बी एकदम हल्की फुल्की सी लगी थी। तब आलोक जी हल्का सा मुस्कुराते हुए वहां से अपनी कार में जा बैठे थे। अरमान आस्था के ठीक बराबर आकर बैठ गए और अरमान ने एक बार फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। आस्था बेचारी से घूंघट में से कार की खिड़की से झांक रही थी कि उसे आखिरी बार उसकी नानी का चेहरा देखने को मिल जाए, लेकिन वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वह शादी का वक्त इतना रो चुकी थी कि उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। जल्दी ही गाड़ी सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर आकाश और सुमित आस्था के गृह प्रवेश के लिए जो कुछ भी उनसे बन पड़ा था वह सारी तैयारियां कर रहे थे। वह सारी तैयारियां उन्होंने टीवी में या यूट्यूब वीडियो सर्च करके की थी, क्योंकि उन्हें रस्मों रिवाजों का कोई खास नॉलेज नहीं था कि आखिरकार नई नवेली बहू का स्वागत किस तरह से किया जाता है, और इसीलिए उन्होंने जैसे आरती की थाली तो जैसे तैसे तैयार कर ली। लेकिन अब कलश में क्या क्या भर के रखें और किस तरह से कलश भरें, थोड़ा बहुत उन्होंने यूट्यूब से सर्च करके जो भी सामान रेडी किया था, और अब खुश होकर दुल्हा दुल्हन का इंतजार करने लगे। जल्दी ही उनकी कार मैंशन पर आकर रुकी। अरमान एक बार फिर सिंघानिया मैंशन में तरफ एंट्री कर चुका था। आस्था की मामी ने उसे घूंघट उठाने से सख्त मना किया था कि वह किसी भी कीमत पर घूंघट नहीं उठाएगी जब तक कि वह अपने ससुराल नहीं पहुंच जाती। कहीं ना कहीं उसकी मामी को अभी इस बात का डर था कि अगर अरमान सिंघानिया को दुल्हन बदलने वाली बात के बारे में पता चला तो अरमान सिंघानिया उन सबको गोलियों से उड़ा देगा, क्योंकि अरमान सिंघानिया के बारे में काफ़ी हद तक नेगेटिव बातें ही पूरे के पूरे शहर भर में फैली हुई थी कि अरमान सिंघानिया को धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अरमान अपने गुस्से में किसी की भी जान ले सकता था। एक तरह से मौत का दूसरा नाम है अरमान सिंघानिया। वेल, आस्था को कार से उतारने वाला वहां कोई नहीं था। तब एक नौकर ने आस्था के लिए गेट का दरवाजा खोल दिया। आस्था नीचे तो उतर गई,
लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे किस ओर जाना है, क्योंकि उसने घूंघट ओढ़ रखा था, इसलिए उसे रास्ता समझने में मुश्किल हो रही थी। फिलहाल आस्था की जगह खड़ी तो हो गई थी, अब आस्था को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसी ओर जाए। हालांकि उसने कोशिश हल्का सा घूंघट उठाकर देखने की, इधर उधर नासमझी में देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ मार्बल का फर्श ही दिखाई दे रहा था। उसके अलावा उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। तब अचानक दादाजी रुके। उन्होंने देखा कि आस्था पीछे रह गई और अरमान लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ मैंशन की ओर जा रहा है। दादाजी ने आवाज लगाई, अरमान ठहरो, तुम इस तरह से बिना दुल्हन लिए मैंशन में एंट्री कर सकते हो? जाओ, दुल्हन को भी अपने साथ अंदर लेकर आओ। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, अरमान चिढ़कर रह गया। अंडस्को अरमान ने अपने दादा को घूर कर देखा, लेकिन उस वक्त वो मजबूर था, क्योंकि अरमान ने खुद ही अपने दादा को वादा किया था कि उसके दादा जो कुछ भी कहेंगे वो वही करेगा। तो इसीलिए वो चिढ़ता हुआ सीधा आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया और आस्था की ओर गुस्से से देखकर कहने लगा था, क्या थोड़ा सा तेज नहीं चल सकती, या तुम्हें चलना ही नहीं आता है? ऐसा कहकर उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसका हाथ कसकर पकड़कर वो उसे लगभग घसीटते हुए सिंघानिया मैंशन के अंदर लेकर जाने लगा। अब आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक तो उसने कोहनियों तक लाल रंग का चूड़ा पहना हुआ था, ऊपर से अरमान ने उसका हाथ काफी तेजी से पकड़ा था, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। हल्की सी चीख उसके होठों से निकल गई, लेकिन अरमान ने उसकी चीख को सुनकर भी अनसुना कर दिया और लगभग उसे घसीटते हुए रघुवंशी मैंशन के में गेट पर जा पहुंचा। और जैसे ही वो उसे लेकर अंदर की ओर जाने लगा, तुरंत आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों के चारों ने एक साथ खड़े होकर चिल्लाए, रुक जाओ भाई। अब जैसे ही अरमान ने सुना, उसने आईब्रो उठाकर उन चारों की ओर देखा। एक पल के लिए चारों उसकी आंखों को देखकर डर गए, लेकिन उन सबने थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कहा, ब्रो आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। अरे, हमने बहुत सारी मूवीज और फिल्मों में देखा है कि जब भी कोई नई बहू आती है तो उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। तो क्या हुआ अगर हमारे घर में लेडीज नहीं है तो? लेकिन हम लोग तो है, हम तो भाभी का वेलकम अच्छी तरह से कर सकते हैं ना। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, अरमान गुस्से से उसकी ओर देखकर कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मैंने तुम्हें। तुमने बहुत कॉलेज का बहाना बना लिया, कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आओगे। अब जैसे अचानक से अरमान ने ये कहा, आहान की हालत खराब हो गई और वह कहने लगा, नहीं नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगा, और इस बात का ऑफिस से क्या लेना देना? और कल से तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट स्टार्ट होने वाले हैं भाई, आप नहीं जानते कितना सारा कॉलेज काम करना मुझे। और तभी सुमित कहने लगा, देखो अरमान, तुम इस तरह से बात को घुमा नहीं सकते हो, ठीक है? और अभी हम लोग तुम दोनों की पहले आरती वगैरह उतारेंगे और उसके बाद भाभी अपने दाएं पैर से ये कलश गिराएंगी और फिर तुम दोनों अंदर आओगे। जैसे ही सुमित ने ये कहा, अरमान की सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे गया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि वह अब उन सब के इस तरह के रीति रिवाज और कर सके। और तभी अरमान ने गुस्से से कहा, इन सब काम धाम की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ हटाओ यहाँ से, और तुम सब हटो मेरे रास्ते से। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से आगे बढ़ने लगा। तभी दादाजी कहने लगे, अरे बेटा, अगर बच्चे जिद्दी कर रहे हैं तो करने दो उन्हें भी अपने मन की। अगर वह अपनी भाभी का स्वागत करना चाहते हैं तो करने दो, क्यों उन्हें रोक टोक रहे हो? तब अरमान गुस्से से दादाजी की ओर देखकर कहने लगा, दादाजी, आपकी और मेरी शर्त सिर्फ और सिर्फ शादी तक ही थी। शादी तक ही आपने जो कुछ कहा मैंने वही सब किया, लेकिन अब क्योंकि शादी हो चुकी है और आपकी सो कॉल्ड बहू घर में आ चुकी है, तो अब मैं आपकी किसी तरह की कोई भी फरमाइश मानने का या सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ऐसा कहकर अरमान अपने जल्दी ही आस्था का हाथ वही दरवाजे पर छोड़कर खुद लंबे लंबे कदमों से बढ़ाता हुआ सीधा अपने कमरे में चला गया। और अब चारों के चारों अफसोस से उसे जाते हुए देख रहे थे, और सभी को रह रहकर अपने भाभी, जो नई नवेली दुल्हन थी, उसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा तरस आ रहा था, जो दरवाजे पर अब अकेली खड़ी थी। अब आलोक जी भी चुप हो गए, क्योंकि वह अपने अगडू पोते को अच्छी तरह से जानते थे कि उनका पोता कितना ज्यादा अकड़ू और जिद्दी है, और कितने मुश्किल से उन्होंने अपनी बीमारी के चलते जैसे तैसे अरमान से शादी का करने वादा लिया था और उसकी शादी करवा दी। लेकिन अब वो समझ चुके थे कि अब उनका पोता उनकी कोई भी बात मानने वाला नहीं है। इसीलिए वह अब सीधा अपने कमरे की ओर चले गए, लेकिन जाने से पहले वह उन चारों से कहना नहीं भूले, बहू को गृह प्रवेश के बाद आराम से ले जाकर अरमान के कमरे तक छोड़ आए। दादाजी के जाने के बाद अब चारों को इजाजत मिल चुकी थी आस्था के गृह प्रवेश करने का। आस्था दरवाजे पर खड़ी हुई अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी, क्योंकि उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसके कानों में तो सिर्फ और सिर्फ सभी की बातें सुनाई दे रही थी,
और अरमान का गुस्से से इस तरह से जवाब देना सुनकर कहीं ना कहीं वह समझ चुकी थी कि अरमान कितना बड़ा घमंडी और जिद्दी इंसान है। कहीं ना कहीं अरमान को बिना देखे ही, बिना जाने ही, बिना सोचे समझे उसके बारे में आस्था ने एक जिद्दी, गुस्सैल की और अड्डू की अलग ही सोच छवि अपने मन में बना ली थी। वे तभी आकाश ध्रुव की ओर देखकर कहने लगा, अरे यार अब क्या करें? अरमान तो ऐसे कैसे चला गया? अब भाभी का क्या, बेचारी ऐसे ही खड़ी रहेंगी? तभी वो चारों थोड़ा सा आगे आए और कहने लगे, भाभी देखो अब यहाँ पर कोई नहीं है, ना तो यहाँ आपका पति है और न ही आपके दादा ससुर है, तो अब आप अपना ये लंबा सा घूंघट हटा सकती है। तब आकाश में जल्दी से कहा था, भाभी आप अपने आप को इस भारी भरकम घूंघट से आज़ाद कर सकती है। जैसे ही आस्था ने ये सुना, अब आस्था पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग कह क्या रहे हैं। और घूंघट उठाने से तो उसे उसकी मामी मना किया है, तो फिर यो लड़के उसे घूंघट उठाने को क्यों कह रहे थे? और वैसे भी वो जिस गांव से थी, उसे गांव में लड़कियों का किसी लड़के से बात करना भी बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था और आस्था ऐसी माहौल में शुरू से पली बड़ी थी। और यहाँ तो चार चार मुस्टंडे उसकी आंखों के सामने खड़े थे जो उसे अपने घूंघट उठाने के लिए कह रहे थे। अब तो आस्था की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। तब अचानक आहान आगे बढ़ा था और कहने लगा था, भाभी देखिए वैसे तो ये घूंघट उठाने की रस्म का काम भैया को करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, भैया तो इस वक्त यहाँ है ही नहीं, तो अगर आप इजाजत दे तो क्या ये काम हम कर दे? तभी ध्रुव आगे आया था और कहने लगा था, ये क्या बेशर्मी वाली बातें भाभी से कर रहा है? ये हक सिर्फ और सिर्फ भाई का है और यह हम भाई से नहीं छीन सकते हैं, समझा तू? और पगले थोड़ा सा सोच समझ ले, वो भाभी है हमारी भाभी, तू इस तरह से भाभी के बारे में इस तरह की बकवास नहीं कर सकता है। अब जैसे ध्रुव ने ये कहा, आह्वान झेप गया था और कहने लगा था, यार तू भाभी के सामने मेरा कचरा क्यों कर रहा है? उन्हें क्या लगेगा कि उनका देवर एक नंबर का लड़की बाज है, छिछोरा है। तुझे मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी ध्रुव कहने लगा था, अरे पागल, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुझे समझा रहा हूँ कि तुझे इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। घूंघट उठाने का हक सिर्फ और सिर्फ भाई का है और अभी फिलहाल दादाजी ने हमें क्या कहा है कि हमें भाभी को भाई के कमरे तक पहुंचाना है। अब मेरी प्यारी भाभी आप एक काम कीजिए, दाएं पैर से इस कलश को गिरा दीजिए और अंदर आ जाइए। अब आस्था ने हल्का सा घूंघट जैसे ही हटाया तो उसे वो कलश दिखाई दे गया था। पहले तो वह सोचती रही कि वह उसकी बात माने या ना माने, लेकिन वह इस तरह से पूरी रात घर के बाहर भी खड़ी नहीं रह सकती थी, तो इसीलिए जल्दी ही उसने अपने दायां पैर के अंगूठे से उस कलश को गिरा दिया था, क्योंकि वह भी जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकलना चाहती थी। वैसे भी यह शादी का जोड़ा इतना ज्यादा भारी था कि उसे अब सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी, तो जल्द से जल्द वो खुद को इस शादी के जोड़े से आज़ाद करवाना चाहती थी। लेकिन यहाँ तो आस्था की मुश्किलें थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आदमी ही आदमी उसे नजर आ रहे थे, कोई भी उसे औरत दिखाई नहीं दे रही थी। इतना ही नहीं, कोई नौकरानी भी और उस वक्त मौजूद नहीं थी, तो रह रहकर उसे अब काफ़ी ज़्यादा अजीब और डर भी लगने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि वो एक अलग की तरह की दुनिया में आ गई हो। वेल, अब जैसे ही अब आस्था ने वो कलश गिराया तो चारों के चारों ने तालियां बजा दी थी। वो ध्रुव तो सिटी मारते हुए कहने लगा था, रे वो भाभी आपने तो एक कमाल ही कर दिया, बिल्कुल परफेक्टली आपने गिराया है ये, ऐसे ही हमने टीवी में भी देखा था। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आस्था के होठों पर ना चाहते हुए भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। और तभी सुमित और आकाश दोनों आगे आए थे और कहने लगे थे, भाभी आप इन दोनों के बकवास छोड़िए, आप आए, हम आपको भाई के कमरे तक लेकर चलते हैं। अब जैसे ही उन दोनों ने ये कहा, आस्था का दिल जोरों से धक धक करने लगा था, क्योंकि अभी तक उसने अरमान को देखा नहीं था और अरमान ने केवल बदले में उसके साथ रूखा सा ही व्यवहार किया था। और अरमान की बातों से यह साफ ये बात पता चल चुकी थी कि अरमानी शादी से खुश नहीं है, तो इसीलिए आस्था उस कमरे में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो इन लोगों को क्या कहती, ये लोग तो सारे ही उसके लिए अजनबी थे। वेल, अब जल्दी ही आस्था ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी। अब जैसे ही आस्था ने अरमान के कमरे में जाने के लिए हाँ कहा, चारों के चारों अलग तरह की शक्ल बनाते हुए कहने लगे थे, हमारी भाभी तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस निकली और हम क्या समझ रहे थे कि हमारी भाभी काफ़ी ज़्यादा शाई किस्म की है। भाभी तो भाई के कमरे में जाने के लिए बेचैन हुए जा रही है, देखा आपने किस तरह से भाभी ने हाँ कह दिया है। अब तो आस्था और भी ज़्यादा झेप सा गई थी और सोचने लगी थी, यह कैसे लोग हैं, अपना आप ही तो यह उसे वहाँ उस कमरे में जाने के लिए कह रहे हैं और अपने आप उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। तभी आस्था के मुंह से अचानक से निकला था, नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अब जैसे ही अचानक से आस्था ने उन चारों की बातें सुनने के बाद एकदम से ये कहा कि नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अब तो वह चारों जोरों से एक दूसरे के हाथ पैर हाथ मारकर हंसने लगे थे।
और कहने लगे थे, अरे भाभी प्लीज़ प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपकी थोड़ी सी टांग खींच रहे थे। अच्छा आप आइए, वैसे भी आपके लिए इतने दिनों से आपकी शादी वगैरह की तैयारी फंक्शन चल रहे होंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे। आप चलिए और जाकर आराम कीजिए। ऐसा कहकर वह उसे लेकर जाने लगे थे। तभी अचानक आस्था ने हिम्मत करके बोला था, क्या आप लोग मुझे किसी दूसरे कमरे में नहीं छोड़ सकते हैं? अब जैसे ही आस्था ने थोड़ी सी भोली शक्ल बनाकर यह कहा, वह चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। और तभी सुमित कहने लगा था, भाभी आपकी शादी द अरमान सिंघानिया से हुई है, अगर आप इस तरह से दूसरे कमरे में जाने की बात करेगी तो वह हम चारों को गोली से उड़ा देगा। और अभी फिलहाल हमारा इरादा बिल्कुल भी मरने का नहीं है, क्योंकि अभी तो हम छोटे से बच्चे हैं और अभी तो हमने शादी भी नहीं की, फर्स्ट किस भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया जिंदगी में, और अभी हमारा मरने का कोई इरादा नहीं है। जैसे ही सुमित ने बेचारगी से ये सब कुछ कहा, आस्था खुद को रोक नहीं पाए और खिलखिलाकर वह हंस पड़े थी। अब आस्था को हंसते हुए देखकर वह चारों भी मुस्कुराने लगे थे, क्योंकि आस्था की हंसी बड़ी ही खूबसूरत थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था मानो कि उनके कानों में किसी ने घुंघरू बजा दिए हो। तभी आह्वान तो खुद को रोक नहीं पाया और कहने लगा, तेरे वह भाभी आपकी हंसी तो बड़ी प्यारी है, पता नहीं आप अपना ये लंबा सा घूंघट कब हटाएंगे और हम आपको कब दिखेंगे। वैसे भी जब भाई आपको देखने के लिए गए थे वह तो हमें साथ भी लेकर नहीं गए थे, और बस अब सीधा शादी में हमें लेकर गए हैं। हम तो आज तक आपको देखा था कि नहीं है, हमने बेचारगी से शक्ल बनाकर कहा था। तभी आकाश कहने लगा था, अरे अरे बहुत देर हो गई, अब तुम भाभी को सताना छोड़ो, और शायद तुम भूल रहे हो, अगर इसी तरह से तुम लोग भाभी के साथ टाइम पास करते रहे तो भाई और भाभी की पहली रात का क्या होगा, और हम लोगों को जो पार्टी करनी है उसका क्या? दादाजी ने पहली बार हमें पार्टी करने की परमिशन दी है, भूलो मत, इस तरह से टाइम वेस्ट करके खुद का नुकसान होना है। अब जैसे ही आकाश ने ये कहा, उन सभी को अपनी पार्टी की और साथ ही साथ अपने भाई भाभी की पहली रात की याद आ गई थी। और तभी उन्होंने कह दिया था, और चलो चलो ठीक है, भाभी को छोड़कर आते हैं। ऐसा कहकर जल्दी वो लोग आस्था को अरमान के कमरे तक ले आए थे, और जैसे ही उन्होंने कमरा नॉक किया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी ध्रुव कहने लगा था, लगता है भाई सो गए होंगे, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, और वैसे भी अपनी शादी में भी उन्होंने काम ही काम किया है। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आकाश ने अंदर झांक कर देखा था और कहने लगे थे, लेकिन अंदर तो कोई है ही नहीं, लगता है भाई स्टडी रूम में होंगे। तभी सुमित ने अपने माथे पर हाथ मार लिया था और कहने लगा था, भाई आज के दिन भी काम ही काम कर रहे हैं, एक दिन कभी अपने काम से ब्रेक नहीं ले पाए और अब अपने आप को पूरी तरह से काम में डुबो लिया, अभी भी अपना काम खत्म करने के लिए स्टडी रूम में चले गए। हद होती है यार, किसी को इतना ज़्यादा भी वर्कहोलिक नहीं होना चाहिए। तभी चारों कहने लगे थे, चलो कोई नहीं, अब भाभी आ गई है, सब सुधर देगी। ऐसा कहकर वह चारों मुस्कुराकर घूंघट में खड़ी हुए आस्था को देखने लगे थे। तब आस्था को अपने ऊपर चारों एक नहीं बल्कि चार चार नजरें जैसे ही महसूस हुई, वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा असहज हो गई थी। तभी ध्रुव ने आस्था की सिचुएशन समझ ली थी और वह तीनों को डांटते हुए कहने लगा था, अरे यार अब अपनी फालतू के बकवास बंद करो, अगर भाई स्टडी रूम में ही है तो भाभी को तो कम से कम अंदर कमरे में जाने दो, वो तो आराम कर लेगी। और तभी ध्रुव कहने लगा था, भाभी आपकी ज़रूरत के सारे कपड़े हमने ऑलरेडी भाई के क्लोज 8 में सेट करवा दिए हैं, तो आपको किसी भी चीज़ के अगर कोई भी परेशान हो तो आप बेल बज दीजिएगा, कोई बेल बज दीजिएगा, उसी वक्त आपकी सेवा में कोई ना कोई ज़रूर हाजिर हो जाएगा। ऐसा कहकर ध्रुव, सुमित का आकाश आह्वान ने आस्था को अरमान के कमरे में छोड़ दिया था। अब जैसे ही आस्था अंदर कमरे में गई और उसने खुद को अकेला पाया तो उसने राहत के सांस ली और जल्दी से उसने उस कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। कमरे को लॉक करने के बाद सबसे पहले अपने आप को घूंघट से आज़ाद किया और लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगी। और तभी उसकी नज़र उसे बेडरूम में पड़ गई। जिस बेडरूम में उस वक्त वो खड़ी हुई थी वो अच्छी तरफ से चारों तरफ देख रही थी। वो बेडरूम में ब्लैक एंड वाइट रंग का कॉम्बिनेशन था और वहाँ की सभी चीज़ इम्पोर्टेंट थी, और बीचों बीच पड़ा हुआ किंग साइज का बड़ा सा बेड था। इतनी महंगी महंगी चीज़ें आस्था बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। और जल्दी ही बेड के ठीक सामने उसे मिरर दिखाई दिया और आस्था मरे मरे कदमों से एक बार मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। और जैसे ही उसने मिरर में खुद को देखा तो वह देखते रह गई। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि वो खुद को नहीं, वो इस वक्त किसी और को देख रही है। उसने देखा कि रोने की वजह से उसकी आंखें पूरी तरह से सूजी हुई थी। उसके नाक तो एकदम टमाटर की तरह लाल हो गई थी। हालांकि आस्था बड़ी खूबसूरत लग रही थी। कितनी ही देर तक वह खुद को मिरर में निहारती रही, तभी आस्था को इस बात का एहसास हुआ कि वह इस वक्त किसी के कमरे में है और इस वक्त वह अकेली है, तो इस तरह से वह बेवकूफ़ होकर एक जगह खड़ी नहीं रह सकती है।
तो इसीलिए आस्था ने जल्दी से देवरों की बात याद आई कि क्लोजेट में उसके कपड़े रखे हुए हैं। तो जैसे उसने कपड़े खोले तो वह हैरान हो गई थी, वहां पर कपड़े तो रखे हुए थे लेकिन सभी के सभी इम्पोर्टेंट और ब्रांडेड थे। एक से एक इम्पोर्टेंट साड़ियाँ थी, और साड़ियाँ तो आस्था ने कभी पहनी ही नहीं थी। वह तो हमेशा शुरू से ही सिंपल सा लेगिंग्स सूट वगैरह डाला करती थी और दुपट्टा लिया करती थी, लेकिन इस तरह से फैंसी फैंसी साड़ियाँ देखकर आस्था को तो गला सूखने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, वह पहने तो क्या पहने। अब आस्था पूरी तरह से मायूस हो गई, और उसी तरह से फिर उसने वापस से वह घूंघट जो कि लहंगे का था वह एक बार फिर पहन लिया, और उस घूंघट को पहनकर वह बैठकर एक सिरे पर बैठ गई। और कब उसकी आंख लग गई, सोचते विचार से उसे खुद पता ही नहीं चला। वही अरमान आधी रात तक काम करता रहा, और करीब 2 बजे अपना पूरा काम फिनिश करने के बाद जैसे ही वह अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगा और उसने अपने कमरे को पुश किया तो उसने देखा कि उसका कमरा अंदर से लॉकड था। अब तो अरमान का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि अरमान को उसका कमरा लॉक मिला। फिर उसने जल्दी ही अपने फिंगरप्रिंट लॉक का इस्तेमाल करते हुए अपना रूम खोल लिया था, क्योंकि अरमान का पूरा दरवाजा, सब कुछ, पूरा घर उसके अंडर कंट्रोल में था। वह जब चाहे किसी भी स्पेस जगह में बिना किसी की परमिशन के जा सकता था, और ये तो उसका कमरा था जो उसने खुद अपने मुताबिक अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवाया था। अब जैसे ही वह अपने कमरे में अंदर गया, उसने देखा कि बेड के एक कोने पर आस्था गठड़ी से बनी हुई लेटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से कवर किया हुआ था। अरमान ने नफरत से उसकी ओर देखा और अगले ही पल अपना मुंह मोड़ लिया और सोचने लगा कि दादाजी को इसे मेरे कमरे में भेजने की क्या ज़रूरत थी। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए की है, कोई अपनी खुशी से नहीं की है। जो ये लड़की मुंह उठाकर मेरे कमरे में आ गई, अरमान का दिल तो किया कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को उठाकर वहां से बाहर फेंक दे, लेकिन फिलहाल क्योंकि आस्था सोई हुई थी तो वह उसे उठा नहीं पाया। लेकिन उसके साथ एक बेड पर सोना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, और अपने कमरे के अलावा अरमान को कहीं और नींद भी नहीं आती थी। अब अरमान पूरी तरह से कश्मकश का शिकार हो गया, तो इसीलिए उसने आस्था को जगाने के लिए जानबूझकर थोड़ा सा खांसना शुरू कर दिया। लेकिन आस्था तो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए उस वक्त गहरी नींद में थी। अरमान के खांसने की आवाज़ उसके कानों तक पहुंच नहीं रही थी, वह तो एकदम घोड़े बेचकर सोई हुई थी। अब अरमान 1-2 बार खांसा, फिर थोड़ा सा तेज और खांसा, लेकिन आस्था ने उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनी। अब तो अरमान चिढ़ गया, क्योंकि अरमान काफ़ी देर जगाने के लिए जो मेहनत कर यहाँ था उसे भी नींद आ रही थी। अपने बेड पर कब्जा जमाए देख अरमान चिढ़कर कहने लगा कि सारी नींद यहीं आकर पूरी करेगी क्या? इसे मेरा खांसने की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अरमान कुछ कदम बढ़ाता हुआ जल्दी ही आस्था के साइड में पहुंच गया, और टेबल पर रखा हुआ कांच के गिलास पर उसने जोरों से अपना हाथ मार दिया, और गिलास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। गिलास गिरने से तेज शोर भी हुआ, लेकिन फिर भी आस्था की आंख नहीं खुली। अब तो अरमान ने गुस्से से अपने ही माथे पर हाथ मार लिया, लेकिन अरमान को इस तरह किसी को झेलने की आदत नहीं थी। अरमान सोचने लगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लड़की को इतनी जीनली तरीके से क्यों उठा रहा हूँ। तब अचानक अरमान ने अपने पॉकेट के जेब में हाथ डाला, और जल्दी ही एक गन उसके हाथों में थी, और गुस्से में उसने उस बंदूक से आस्था के बेड से थोड़ी दूरी पर रखे एक वॉस पर फायर कर दिया। अब जैसे ही आस्था के वॉस में फायर हुआ, आस्था तुरंत उठकर बैठी गई और उसने जोरों से चिंक मार दी, और वह बहुत ही ज़्यादा ही डर गई थी। अब इस तरह से गन चलने के आवाज़ के शोर से सुमित, आहान, ध्रुव, आकाश जो आपस में पार्टी कर रहे थे वो सब घबरा गए। दादाजी जो कि सो चुके थे, उनकी आंखें खुल गई और सभी के सभी दौड़ते हुए अरमान के कमरे में आए और अरमान के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगे। अरमान जो कि आस्था को इस वक्त डांटना चाहता था कि वो कब से यहाँ पर उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उठ नहीं रही है, वो उसे कुछ कहता। उसी वक्त बाहर दरवाजे पर दादाजी जोरों से खटखटाने लगे, अरमान को पुकारने लगे। दादाजी को कहीं ना कहीं ये लगा कि अरमान ने आस्था का चेहरा ना देख लिया हो, और गुस्से से उसने प्रियंका की जगह आस्था को देखकर आस्था को गोली ना मार दी हो। कहीं ना कहीं ये सब सोचकर उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने इस डर से दरवाज़ा जोरों से पिटना शुरू कर दिया, ताकि वो अंदर जाकर चेक कर सके कि आस्था ठीक है या नहीं। कहीं ना कहीं उन्हें डर भी लग रहा था। उन्हें अपने पोते के हर हरकतों बारे में अच्छी तरह से पता था। वही उन चारों दोस्तों का रंग भी पूरी तरह से उड़ा हुआ था, और सभी अंदर क्या हो रहा है इस बात को लेकर चिंतित थे। जल्दी ही अरमान ने दरवाज़ा खोल दिया, और जैसे उसने दरवाज़ा खोला, सबसे पहले दादाजी अंदर गए और अरमान की ओर देखकर कहने लगे, क्या हो रहा है यहाँ? ये शूट की आवाज़ कैसे आई? आखिर तूने ऐसा क्या किया है? तभी वो चारों भी अंदर गए, और अंदर जाकर उन्होंने इधर उधर चारों तरफ अच्छी तरह से देखना शुरू किया, लेकिन आस्था तो बेड पर थी ही नहीं।
अब तो दादाजी और बाकी सबके के दिल जोरों से धड़कने लगा। कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा कि जरूर अरमान ने आस्था को ही गोली मार दी है। धीरे धीरे जैसे ही वो लोग कुछ कदम आगे गए तो उन सबके कानों में रोने आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुन सबने राहत की सांस ली, क्योंकि आस्था काफी ज्यादा डर गई थी और वह हिचकियां लेकर रो रही थी। अरमान के मौजूदगी की वजह से वो काफी डरी हुई थी, इसलिए उसने खुद को दुपट्टा से अड़का हुआ था, जिस वजह से उसका फेस अभी तक किसी ने भी नहीं देखा। जल्दी ही दादाजी उसकी ओर गए और आस्था को उठाने लगे। आस्था ने जैसे ही अपने पास दादाजी के हाथ पाया तो उसने राहत की सांस ली। वो खुद को शांत करने लगी, लेकिन उसका पूरा जिस्म इस वक्त पूरी तरह से कांप रहा था, जो कि घूंघट में और उसके भारी भरकम लहंगे में भी दिखाई दे रहा था। तभी दादाजी जी गुस्से से अरमान की ओर देखकर कहने लगे, ये क्या बदतमीजी अरमान, ये क्या किया तूने बहू को क्यों धमकाया? अरमान ने कहा, दादाजी आपके कहने से मैंने ये शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा भी। आखिर क्यों आपने इस लड़की को मेरे कमरे में भेजा? आपको इसे इस तरह से मेरे कमरे में नहीं भेजना चाहिए था। आप शुक्र मनाइए कि मैंने गोली इसके सर में नहीं चलाई। अब जैसे अरमान ने बड़े ही रुडली तरीके से ये सब कहा, तभी सुमित आ गया और कहने लगा, ये गलत बात है अरमान ब्रो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अरमान गुस्से से सुमित की ओर देखकर कहने लगा, सुमित मुझे लगता है कल से तुम्हें अपने ऑफिस चले जाना चाहिए। काफी समय नहीं हो गया तुम्हें अपनी ऑफिस के दर्शन किए हुए। अब जैसे अरमान ने सीधे सुमित की बेइज्जती की तो सुमित ने भी अपना मुंह बना लिया और पैर पटकता हुआ वो वहां से चला गया। तब आकाश ने एक और कोशिश की और कहने लगा, लेकिन सुमित ने ऐसा क्या क्या कहा? अरमान तुम्हें इस तरह की हरकत भाभी के साथ नहीं करनी चाहिए थी। अब अरमान को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, तुम अपनी बकवास बंद करो आकाश, और किसने कहा कि है ये लड़की तुम्हारी भाभी है? कोई जरूरत नहीं है इसे भाभी वगैरह कुछ भी कहने की, समझे तुम लोग? जाओ जाकर अपना अपना काम करो। पार्टी कर रहे थे ना तुम सब, जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो। तभी ध्रुव हैरानी से सोचने लगा कि ये तो पार्टी में था भी नहीं, तो फिर से इसे कैसे पता चला कि हम सब पार्टी कर रहे थे? फिलहाल ध्रुव ने आकाश और आहान से कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी दादाजी जी आस्था को लेकर वहां से जाने लगे और अरमान की ओर देखकर कहने लगे, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। ऐसा कहकर वो आस्था को जल्दी ही बाहर ले गए और उसे अब एक गेस्ट रूम में ले गए। आस्था को दिलासा देने लगे। अब तक आस्था काफी ज्यादा नॉर्मल हो गई थी। अब दादाजी ने आस्था की ओर देखकर कहा, बेटा माफ करना, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन तुम्हें इस बूढ़े दादा का दुख समझना होगा। अरमान इतना पत्थर दिल नहीं है जितना कि वो बन चुका है, लेकिन एक तुम ही हो जो उसे अपने प्यार से अपने स्नेह से सुधार सकती हो, तो तुम्हें इसमें हमारी मदद करने होंगी। अब जैसे ही दादाजी ने इस तरह से बातें की, अब आस्था के सब्र का जवाब दे गया और अचानक आस्था ने गुस्से से अपना घूंघट उठाया और दादा की ओर देखकर कहने लगी। अरमान के बारे में दादाजी ने इस तरह की बातें की तो अब आस्था के बर्दाश्त के बाहर हो गया और अचानक आस्था ने गुस्से से अपना घूंघट उठाया और दादाजी की ओर देखकर कहने लगी, दादाजी मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं एक सीधी साधी गांव की भोली भाली सी लड़की हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्यों हुआ है मेरे साथ। मेरा बस एक छोटा सा ही तो सपना है, डॉक्टर बनने का। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस सपने को ही पूरा करना चाहती थी और उसी सपने के लिए मैं शहर का माहौल देखना चाहती थी। अगर मुझे ये शहर समझ में आ गया तो मैं यहाँ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी, लेकिन इस शहर में आते ही मेरे सारे सपने आप सबके लिए गए फैसले ने तोड़ दिए और मेरी शादी एक हार्टलेस इंसान से करवा दी, जिसने शादी की पहली रात अपनी बीवी पर गोली चला दी। ऐसा कहकर आस्था सिसकियां लेकर रोने लगी, क्योंकि अब तक गोली की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसके कानों में सीटी की आवाज बजने लगी हो और वो बार बार अपने कान को मसल रही थी। तभी दादाजी जी उसके ठीक सामने जाकर खड़े हो गए और उसके सामने अपने हाथ जोड़कर कहने लगे, हम अच्छी तरह जानते हैं बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, लेकिन उस वक्त हमारी भी मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था इस सिचुएशन से निकलने का, इसलिए ही हमने तुम्हें मजबूर करके अरमान से शादी करवाई, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है बेटा। और तब अरमान तो पूरी तरह से गुस्से में पागल हो उठता और वो तुम्हारी पूरी फैमिली को जान से मार देता। तुम नहीं जानती कि उसका गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है। अब तक तुम्हें इस बात का अंदाजा तो अच्छी तरह से हो ही गया होगा कि तुम्हारे सिर्फ बेड पर लेटने की वजह से उसने तुम पर गोली चला दी। अब तुम सोच सकती हो कि बात जब उस इंसान की इज्जत पर आ जाती तो वो किस हद तक गुस्से से पागल हो जाता। इसलिए सबकी भलाई के लिए हमने ये फैसला लिया। हम जानते हैं हमारे पोते का बर्ताव कैसा है और शायद पूरी तरह से गलत भी है,
लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उस वजह को जानते हैं जिस वजह से हमारा पोता ऐसा बन गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है कि तुम उसकी हमसफर बनकर सब कुछ ठीक कर दोगी। एक औरत अपने प्यार से सब कुछ ठीक कर सकती है। हम चाहते हैं कि तुम अरमान को पूरी तरह से बदल दो। हम वादा करते हैं, ये आलोक सिंघानिया का वादा है, अगर तुम हमारे पोते में बदलाव ला देती हो और उसे अपने परिवार में रहना, हंसना बोलना, अपने साथ खुश रहना सिखा देती हो, तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे डॉक्टर बनने की पढ़ाई पूरी करवाएंगे और अरमान के खिलाफ जाकर तुम्हारी हेल्प करेंगे। क्या या जैसे ही आस्था ने ये सुना, एक बार फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक नजर आ गई, क्योंकि जब उसकी अरमान से शादी हुई थी तब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके सारे सपने कहीं ना कहीं चकनाचूर हो चुके थे। लेकिन अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा अंडिस को कि वह उसके डॉक्टर बनने में मदद करेंगे, तब आस्था को अच्छा लगा और उसने राहत सांस ली। और फिर वो कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको लगता है कि आप मेरी मदद कर पाएंगे? और आप मुझे वो काम दे रहे हैं दादाजी जो करना मेरे लिए नामुमकिन है। जिस पोते को आप सुधार नहीं पाए और थोड़ा बहुत बदलाव आप भी उसमें नहीं लेकर आ पाए, भला उसे मैं ऐसे कैसे सुधार सकती हूँ? तब दादाजी हल्की मुस्कुराहट के साथ आस्था के करीब गए और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, अंडिस को हम अच्छी तरह से जानते हैं बेटी कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और शायद जो कुछ को तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम अपने पोते को ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। और वैसे भी उसने हमारी बीमारी के चलते शादी करने का वादा किया था। उसने वो वादा आज पूरा कर दिया है। शादी के बाद उसने साफ साफ कह दिया कि उसके बाद वह हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, इसीलिए अब हम उसे और ज़्यादा रोक टोक नहीं सकते। लेकिन हमें इस बात की उम्मीद है कि तुम चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकती हो। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, अंडिस को आस्था फिर हैरान हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर दादाजी कहना क्या चाहते हैं। वह कैसे सब कुछ ठीक कर सकती हैं? उसे तो जिंदगी की ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं थी। अभी भी उसमें काफ़ी ज़्यादा बचपन था। इस अचानक से हुई शादी से उसके सर पर मुश्किलें आन पड़ी। ऐसे कैसे वो इस सिचुएशन संभालेगी? तभी दादाजी ने उसे कहा, अंडिस को बेटे, अब हम कल आपसे बात करेंगे। हम चाहते हैं कि पहले आप अभी आराम करें। आप काफ़ी ज़्यादा थक गई होंगी। और हाँ, हमें पता चला कि आपका क्लोथ सेट में केवल साड़ियाँ वगैरह ही रखी है, तो शायद आपने उनमें कंफर्टेबल फील ना करें। लेकिन हम जल्दी ही अपने डिज़ाइनर से कहकर आपके मुताबिक आपके लिए नए कपड़ों का इंतज़ाम करा देंगे। फिलहाल विदाई वक्त आपकी नानी माँ और मामा जी ने आपके लिए कुछ कपड़े और आपका कुछ ज़रूरी सामान हमारे घर भिजवा दिए थे, जो हमने इस कमरे में रखवा दिए हैं। अब आप देख लीजिए, जो कुछ आपको समझ में आए वैसे ही अपना सामान एडजस्ट कर लीजिए। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था ने कुछ सुकून सांस ली और दादाजी उसे आराम करने को कहकर खुद बाहर निकल गए। लेकिन जाने से पहले कहना नहीं भूले कि बेटा, तुम हमारी बातों के बारे में सोच विचार जरूर करना। अगर तुम्हें हमारा प्रपोजल पसंद आ जाता है तो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, और जो कुछ तुम कहोगी हम सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे। ऐसा कहकर दादाजी उस कमरे से बाहर निकल चुके थे। अब आस्था थोड़ी वहीं बैठी रही, फिर कुछ सोचकर जल्दी ही उस कोने में रखा हुए एक ठेला देखा जो कि उसे जाना पहचाना सा लगा। जल्दी से आस्था ने ठेला खोल लिया। उसमें बहुत सारे नए कपड़े थे। फ्लैशबैक, जब से आस्था ने अपने मामा की बेटी की शादी के बारे में सुना था, तब उसने अपनी नानी से जिद करके अपने लिए 3-4 नए कपड़े मंगवा लिए थे। आस्था को आज भी वो दिन याद है जब वो खुशी खुशी सारे नए कपड़े मनोरमा आंटी के पास लेकर गई थी, और मनोरमा आंटी ने उसे चहकते देखकर कहा था, ये सारे रंग तो तुम पर बहुत जंचेंगे, बड़े ही प्यारे कपड़े हैं। तब आस्था शर्मा गई थी। मनोरमा आंटी, जो कि सिलाई मशीन का काम किया करती थी, जल्दी ही उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल करते आस्था के लिए बड़े ही प्यारे प्यारे फ्रॉक्स, लेगिंग्स वगैरह सिल दिए थे। तब आस्था बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी वो सारे कपड़ों देखकर। फ्लैशबैक एंड। आस्था की आंखें एक फिर भर आई और वो रोने लगी। अब जल्दी ही आस्था बाथरूम में घुस गई थी। फ्रेश होने के बाद जो कपड़े उसके नानी मैंने ने भेजे थे, आस्था को अपने कपड़े पहन कर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन तभी आईने में देखते हुए आस्था का ध्यान अपने गले में पड़े मंगलसूत्र और मांग में लगे सिंदूर पर गया। आस्था का दिल चाहा कि वो अभी और इसी वक्त से मंगलसूत्र को निकलकर फेंक दें और सिंदूर को मिटा डालें। लेकिन ना जाने ऐसा कौन से जज्बात थे कि वो चाहकर भी उस मंगलसूत्र को और सिंदूर को अपने सर से पोंछ नहीं पा रही थी। अब आस्था ज़्यादा ना सोचते हुए एक गहरी नींद में सो गई। दूसरी ओर वो चारों के चारों मुस्तंडे हैं, यानी कि चारों के चारों दोस्त अपने कमरे में मुंह फुलाई बैठे थे। तब आहान उन्हें चिल आउट करने के लिए कहने लगा, यार तुम लोगों को तो अरमान ब्रो की आदत के बारे में पता ही है
तो तुम लोग को इस तरह से उनकी बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए। तुम सब तो शुक्र मनाओ कि उन्होंने भाभी के सर में गोली नहीं मारी, उन्होंने उनके बराबर में रखे हुए वास पर गोली मारी है। तभी आकाश, जो कि पहले से ही चिढ़ा हुआ था, वो बोला, हम अच्छी तरह से जानते हैं यार, इसलिए तो हम सब अरमान को समझाते हैं कि उसे जिंदगी में प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसे गुस्से से जिंदगी नहीं चलती है। तुम लोग बचपन से उसे जानते हो, तो क्या तुम लोगों को अभी तक उसकी आदत के बारे में पता नहीं चला? तब सुमित ने कहा, हम लोग यहाँ केवल 2-4 दिनों के लिए है, और वैसे भी तू तो अच्छी तरह से जानता है, हमारे काम ऐसे है कि हम एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती है। वो तो तूने जब अरमान भाई की शादी के बारे में बताया, तब हम खुद को रोक नहीं पाए, और अपने काम से 15 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ आ टपके, और अब शायद तू भूल रहा है, हमारे वो 15 दिन भी अब पूरे होने वाले हैं। पहले हफ्ते तो हम सब ने शॉपिंग वगैरह में ही निकाल दिया, दूसरा हफ्ता हमारा पार्टी वगैरह और शादी में निकल गया, अब केवल 3 दिन बाकी है। 3 दिनों के बाद हम वापस अपने अपने मैंशन और फ्लैट्स में शिफ्ट हो जाएंगे। और हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हुए हैं क्योंकि दादाजी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना तुझे और अरमान को करते हैं, समझा? उनके लिए हम सब उनके पोतों से कम नहीं है। तभी अचानक दादाजी की आवाज़ वहाँ गूंजी, हो गया तुम लोगों का। अब जैसे ही दादाजी की आवाज़ सबने सुनी, सब शरीफ बच्चों की वहाँ सर झुकाकर खड़े हो गए, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे करने लगे। पता नहीं अब दादाजी कौन सी बात पर डांट लगाने वाले हैं। आस्था को आराम करने का कहने के बाद दादाजी सीधा उन चारों के पास आ गए, क्योंकि वह जानते थे कि अरमान ने उन चारों की भी अच्छी खासी बैंड बजाई है और उन्हें भी काफ़ी हद तक खरी खोटी सुनाई है, इसलिए सभी के सभी इस वक्त उदास होंगे। अब जैसे ही दादाजी वहां आए, दादाजी ने उन सबकी ओर देखते हुए कहा, तुम सबको को अच्छी तरह से पता है ना अपने उस खड़ूस भाई के बारे में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम चारों को बहू की मदद करनी होगी ताकि वो और अरमान एक हो सके, ताकि वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर सके। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, उन चारों का मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। तभी ध्रुव आगे आया और कहने लगा, दादाजी आप चाहे मुझे दुनिया का कितना ही ज्यादा संजीदा केस क्यों ना दे दो, या चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मैं उसका इलाज कर दूंगा, लेकिन आप जो ये काम मुझसे कह रहे हैं, ये मुझसे तो क्या किसी भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। सुमित ने भी हाथ खड़े कर लिए और बोला, दादाजी भले ही मैं कितने ही लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ, लेकिन आप अपने पोते को अच्छी तरह से जानते हैं, अगर उसे हमारे बारे में जरा सी भी भनक लग गई तो वह हमारा क्या हाल करेगा, ये सोचकर ही मुझे पसीने आ रहे हैं। तभी आकाश ने कहा, दादाजी आप तो जानते कि मेरे होटल में हर रोज हजारों लोग खाना खाते आते हैं और एक से बढ़कर एक वीआईपी आते हैं, मैं उन सबको अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ, सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके पोते के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे ही उन चारों ने अपने अलग अलग बहाने देकर हाथ खड़े कर दिए, तब दादाजी गुस्से से उन सबको घूरते हुए कहने लगे, नालायकों, मुझे तुम लोगों से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। कहने को तो तुम सब अरमान के दोस्त हो, तो क्यों तुम सब इस तरह से उससे डरते हो? हाँ, क्या तुम सबको अपने दोस्त की फिक्र नहीं है? हमने तुम लोगों से कोई सवाल जवाब नहीं किया है, हमने तुम सबको को सिर्फ हुक्म दिया है कि तुम लोगों को हमारी बात माननी ही होगी, और हाँ, अब तुम चारों को कल से बहू के हर काम में मदद करनी होगी, और इस घर में उसका मन लगा रहे इस बात का ज़्यादा ख्याल रखना होगा, उसे अच्छी तरह से बेटर फील करवाना होगा। याद रखना, अगर मेरी बहू की आंखों में आंसू आए तो मैं तुम चारों की खटिया खड़ी कर दूंगा। ऐसा कहकर दादाजी वहां से निकल गए। अब तो वो चारों बेबसी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ध्रुव कहने लगा, यार ये क्या बात हुई, बीवी अरमान भाई की है और खुश हम सब रखें, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, और वैसे भी अगर हम सब भाभी का ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो अरमान भाई को गुस्सा आ गया तो, और अपने गुस्से में उन्होंने हमें उठाकर घर से बाहर फेंक दिया तो हम सब तो बेघर हो जाएंगे ना यार। ऐसा कहकर चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी आहान ने कहा, भाई सुबह होने में केवल 2 घंटे बाकी है, मुझे लग रहा है कि हमें फटाफट से जाकर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, वरना दादाजी हमें सुबह सुबह जल्दी उठा देंगे और उसके बाद उनके रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करने होंगे, वरना आप सबको तो पता है ना, दादाजी को देर से उठने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जैसे आहान ने इस बात की याद दिलाई, सुमित जल्दी से अपने मुंह पर उबासी लेते हुए कहने लगा, अरे यार, ये तो मैं भूल ही गया, अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, और वैसे भी अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मुझसे सुबह बिल्कुल नहीं उठ जाएगा, और दादाजी की इस बार की कोई भी पनिशमेंट मैं नहीं झेल पाऊंगा। असल में जब भी कोई देर से उठता था तो दादाजी उन्हें खास तरह के पनिशमेंट देते थे, या तो उसे पूरे दिन घर घर का खाना बनाने की जिम्मेदारी देते थे, या पूरा दिन साफ सफाई की जिम्मेदारी उसकी होती थी। दादाजी सबको ऐसे काम देते थे
जिसकी वजह से कोई भी अगली बार देरी से जगने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वेल अब चारों जल्दी उल्टा सीधा दौड़ते भागते कमरे में पहुंच चुके थे। वह चारों खासकर एक ही कमरे में रहा करते थे। अरमान उनसे हमेशा अलग रहा करता था। चारों एक ही जगह अलग अलग बेड लगाकर सोया करते थे और खूब देर तक मौज मस्ती करते हुए सोया करते थे। उन चारों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि चारों अपने ही फील्ड के सबसे ज्यादा कामयाब नौजवान थे। जल्दी ही वो लोग भी एक दूसरे से घुरते हुए गहरी नींद में सो चुके थे। वहीं दूसरी ओर अरमान आस्था के अपने कमरे से जाने के बाद अपने बेड पर लेट चुका था। थोड़ी देर के आस्था ऑलरेडी बेड पर लेटी थी, जिसकी वजह से उसकी खुशबू पूरी तरह से उस कमरे में महक रही थी। अरमान अब इस खुशबू से इरिटेट हो गया। जल्दी ही उसने बेडशीट उठाकर नीचे फेंक दी और जल्दी से नौकर को उसने अपने कमरे की बेडशीट चेंज करने के लिए कहा। अरमान के घर पर 24 घंटे दिन और रात नौकर अवेलेबल रहते थे, लेकिन कोई फीमेल स्टाफ नहीं था। सारे कुल मिलाकर मेल स्टाफ ही हुआ करते थे, क्योंकि अरमान को फीमेल यानी कि लेडीज से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। एक यही वजह थी कि वो कभी भी किसी से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस दिन दादाजी ने अपने सीरियस बीमारी के बारे में बताया और साथ ही साथ अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में अरमान से कहा, तो उस वक्त चाहकर भी अरमान मना नहीं कर पाया। लेकिन अब अरमान फिर इरिटेट चुका था, क्योंकि आस्था से शादी करने के बाद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे खुद कुछ नहीं पता कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। जल्दी ही उसके कमरे की बेडशीट चेंज कर दी गई। उसे थोड़ा सा बेटर फील हुआ और जल्दी ही वो गहरी नींद में सो चुका था। सभी 4 बजे के करीब सोए थे, लेकिन आस्था बहुत जल्दी ही 1 से 2 घंटे के लिए नींद पूरी होने के बाद उठ चुकी थी। और जैसे ही वह उठी, उसने अपने आप को आईने में देखा। कुछ पल आस्था अपने आप को देखते रही थी। केवल एक दिन ने उसकी पूरी की पूरी जिंदगी, उसके पूरे के पूरे सपने, सब कुछ पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। आस्था की आंखों के किनारे एक बार फिर भीग गए थे और वह सोचने लगी थी कि आखिरकार उसकी जिंदगी किसी मोड़ पर आ गई है। चुलबुली सी आस्था, जो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए रहती थी, आज वह शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मजाल कि आज उसकी मुस्कुराहट उसके होठों को भी छू जाए। वेल आस्था ने खुद को शीशे में देखते हुए कहा था, नहीं आस्था, तू इस तरह से नहीं टूट सकती है। तूने तो इससे भी ज्यादा बुरा दिन अपनी जिंदगी में देखा है, तो तू ऐसे कैसे टूट सकती है। तुझे हौसला रखना होगा आस्था, तुझे हौसला रखना होगा, और तू सिर्फ और सिर्फ ये सोच कि तू इस कैद से कैसे निकलेगी। जो ये बंदूक वाले मोन्स्टर अरमान सिंघानिया नाम का फंदा तेरे गले में अटक गया है, तू उससे कैसे निकलेगी। कुछ ना कुछ सोच आस्था, तू इस तरह से हार नहीं मान सकती है। कहीं ना कहीं आस्था शीशे में खुद को देखते हुए खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी और खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। तभी आस्था को कल रात दादाजी ने उसे जो कुछ बातें कही थी वह याद आने लगे थी और वो सोचने लगे थी कि अगर वाकई अरमान सिंघानिया बदल जाता है और थोड़े बहुत चेंज उसमें आ जाते हैं, तब आसानी से दादाजी उसे अरमान सिंघानिया के नाम से आज़ाद कर सकते हैं। साथ साथ डॉक्टर बनने में उसकी मदद भी कर सकते हैं। आस्था, तू इस तरह से हार नहीं मान सकती है। वैसे भी तेरी जिंदगी ने तुझे सिर्फ और सिर्फ चैलेंज ही दिए हैं। इस शादी को भी चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर। कुछ सोचते हुए आस्था ने गहरी और लंबी सांस ली थी और फिर जल्दी ही वह अपने आप को सबके सामने जाने के लिए तैयार करने लगी थी। आस्था ने शुरू से ही हार मानना नहीं सीखा था। बहुत कम उम्र में ही उसने जिंदगी को उस नज़र से देखना शुरू कर दिया था, जो नज़र शायद किसी में काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज होने पर आती है। वेद सबसे पहले फ्रेश होकर उसने अपना एक और नया जोड़ा पहना, लेकिन अब आस्था को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे तैयार होना है, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है। अब तो उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। आस्था को कुछ नॉलेज तो नहीं था शादीशुदा लड़की कैसे रेडी होती है, लेकिन उसे ये तो पता था इस तरह से नॉर्मल नहीं रहती है, क्योंकि मनोरमा आंटी की बहू शादी के बाद वो किस तरह से सज धज कर रहा करती थी, ये सारी बातें आस्था को याद थी। एक पल को आस्था ने दिल से फैसला किया कि उसकी जिंदगी का मकसद डॉक्टर बनने पर फोकस करना है, लेकिन अभी उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आस्था कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी उससे आज क्या बात करने वाले हैं और उसे किस चीज के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसने खुद को थोड़ा बहुत तैयार करने के बारे में सोच लिया था। उसने अपने सामान में पायल को देखा। उसकी नानी ने उसके लिए नई पायल भी भेजी थी, जो उन्होंने उसके बहुत पहले उसके लिए बनवाई थी, लेकिन आस्था ने कभी भी वो पायल नहीं पहनी थी। लेकिन आज उसने वो पायल पहन ली और कुछ चूड़ियां भी पड़ी हुई थी जो उसने शादी में पहनने के लिए लेकर आई थी। फिर आस्था ने अपने हाथों में चूड़ियां पहनी, जल्द ही हल्का सा मेकअप किया और मांग में लगे सिंदूर को उसने अपने बालों से छुपा लिया, क्योंकि उसे रह रहकर कुछ शर्म सी महसूस हो रही थी। उसके लिए ये सब नया नया सा था
और वह इस तरह से सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ वहां से बाहर नहीं जा सकती थी। फिलहाल उसने मंगलसूत्र को अपने दुपट्टे में अच्छी तरह से कवर कर लिया और सिंदूर को बालों से छुपा लिया, जिससे पता ही नहीं चल रहा था कि उसने सिंदूर लगाया है या नहीं। वे जल्दी ही आस्था दरवाजा खोलकर वहां से सीढ़ियों की ओर जाने लगी। सुबह 6 बजे बजते ही दादाजी ने उन चारों को एक बाल्टी पार्टी डालकर उठा दिया था। चारों के जॉगिंग करने के बाद दादाजी उन्हें लेकर हाल में बैठे हुए थे। वहीं उन चारों के चेहरे पर पूरी तरह से मायूसी थी, नींद पूरी ना होने की। एक तो पार्टी की वजह से पूरी रात में सो नहीं पाए और ऊपर से शादी की तैयारियों थकावट, उन सबके चेहरे पूरी तरह से उतरे हुए थे। ध्रुव तो गुस्से से दादाजी को घुरे ही जा रहा था। तब सुमित ने उसे चिढ़ाते कहा, इस तरह से उन्हें मत घूर, कहीं ऐसा ना हो कि आज दादाजी तुझे ही सजा ना सुना दें। चिढ़कर ध्रुव ने सुमित को देखा, आंखों में गुस्सा लिए उसने सुमित को अपनी आंखों से वार्न किया। फिर उसने अपनी आंखें नीचे की और मुस्कुराने लगा, क्योंकि चारों एक दूसरे को परेशान का मौका नहीं छोड़ते थे। तब दादाजी ने कहा, तुम चारों के चारों नालायक हो। अगर सुबह जल्दी टाइम से नहीं उठोगे तो कैसे मालदार बनोगे, कैसे बुद्धिमान और हेल्दी बनोगे। इसलिए मैं तुम लोगों को सुबह जल्दी से उठाता हूँ, क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब जब जॉगिंग तो तुम करके आई गए हो, फटाफट एक एक करके अपने कमरे में जाओ। नहा धोकर ठीक 20 मिनट के बाद मुझे डाइनिंग टेबल पर मिलो और यहाँ आकर सीधा नाश्ता करो और उसके बाद अपने अपने काम पर जाओ और टाइम से सबको घर पर आना है। अगर तुम लोग इधर उधर मौज मस्ती करने निकल गए तो तुम लोगों की खैर नहीं। और चारों मासूम बच्चों की तरह शक्ल बनाकर बैठे थे। तभी अचानक उन चारों के कानों में चूड़ियों और पायल की आवाज आई और चारों को ये आवाज बड़ी ही मीठी और प्यारी लगी, क्योंकि इतने सालों में उन्हें पहली बार सिंघानिया मैंशन में इस तरह से पायल की आवाज सुनाई दी थी। और चारों बड़े ही गौर से सीडीओ की ओर देखने लगे। आस्था ने आज किसी तरह का कोई घूंघट नहीं लिया था। वह तो नॉर्मली वहां डरी सहमी होती हुई नीचे की ओर आ रही थी। अब जैसे ही उन चारों की नज़र आस्था के चेहरे पर पड़ी तो वह चारों ही अपनी पलकें झपकाना भूल गए और जिस जगह वह बैठे हुए थे चारों तुरंत वहां से खड़े होकर बेख्याली से आस्था की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी आस्था के चेहरे से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। जल्दी ही आस्था उन सबके सामने आ गई और चारों को अपनी ओर देखते पाकर वो थोड़ा सा घबरा गई, उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा भी लगने लगा। जल्दी ही आस्था ने अपने सर पर दुपट्टा ले लिया और दादाजी के पैर छू लिए। दादाजी ने उसे सौभाग्यवती सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। दादाजी का आशीर्वाद सुनने के बाद आस्था के गाल थोड़े से लाल हो गए। तभी ध्रुव ने सुमित को कोहनी मारी और सुमित ने आकाश को, आकाश ने आहान को, चारों दूसरों को, चारों एक दूसरे को कोहनी से मार रहे थे। और तभी दादाजी उन चारों बदमाशों की ओर देखते हुए कहने लगे, अब ऐसे ही खड़े होकर अपनी भाभी को देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? चलो चारों के चारों अपनी भाभी पांव छूकर सब आशीर्वाद ले लो। चारों हैरानी से मुंह खोलकर दादाजी की ओर देखने लगे। तब आहान ने कहा, क्या दादाजी आप अभी भी पुराने जमाने की बात कर रहे हो? आशीर्वाद लो, हम तो इस तरह से विश करेंगे। ऐसा कहकर आहान ने आस्था साइड हग करके उसे गुड मॉर्निंग विश किया। तब आस्था इस तरह से छूने पर पूरी तरह से सहम उठी, क्योंकि उसके लिए ये बहुत अजीब सिचुएशन थी। वो जिस माहौल में पली बड़ी है वहाँ ये सब कुछ बहुत ही गलत बात समझी जाती थी। लेकिन ये सब लोग तो बड़े ही कैजुअल तरीके से आस्था से बात कर रहे थे और आस्था के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे। तभी सुमित आगे आया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल भाभी। अब जैसे ही आस्था ने सुमित की बातें सुनी तो वह थोड़ा सा शर्मा गई, फिर उसने भी हाथ मिला लिया। तभी आकाश आस्था सामने आया और एक प्यारा सा सफ़ेद रंग का फूल आस्था की ओर देते हुए कहने लगा, आई विश यू वेरी हैप्पी एंड हेल्थी मॉर्निंग भाभी। सभी ने अलग अलग तरीके से आस्था को गुड मॉर्निंग विश करने लगे। आस्था के चेहरे की खुशी देखकर दादाजी ने राहत की सांस ली। उन सब में से आस्था की नज़र ध्रुव पर पड़ी तो ध्रुव को देखते ही आस्था एक झटके में उसे पहचान गई और वह खुद को रोक नहीं पाई और सीधा ध्रुव के सामने जाकर खड़े होकर कहने लगी थी, आप ध्रुव है ना? ध्रुव सक्सेना, फेमस हॉट सर्जन। अब जैसे ही आस्था ने ध्रुव को देखकर ये सारी बातें कहीं, तब ध्रुव ने मुस्कुरा कर कहा, जी भाभी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मेरा नाम ध्रुव सक्सेना है और मैं फेमस हॉट सर्जन भी हूँ। लेकिन मुझे खुशी हुई भाभी कि आप मुझे जानती है। तभी बाकी तीनों के तीनों जेलसी से ध्रुव की ओर देखने लगे थे और मन ही मन में सोचने लगे, लगता है भाभी ध्रुव से काफ़ी इम्प्रेस हैं, क्योंकि वह ध्रुव को जानती भी है। हो सकता ध्रुव और भाभी की दोस्ती जल्दी ही हो जाए। दादाजी आगे आए और आस्था के सर पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटी क्या तुम जानती हो
इस नालायक को। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था हैरानी से दादाजी की ओर देखने लगी और कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी, ये तो बहुत बड़े डॉक्टर है और बहुत फेमस हार्ट सर्जन है। इनसे मिलना तो मेरा ड्रीम था, मैं तो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था ये मुझे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कहकर आस्था ध्रुव की ओर मुस्कुराकर देखने लगी। अब दादाजी ध्रुव की ओर प्राउड भरी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, हमें तो आज पता चला कि ये नालायक कितना ज़्यादा कामयाब और फेमस है, वरना हम तो इसे छोटा मोटा डॉक्टर ही समझते थे। तभी ध्रुव अपने शर्ट के कॉलर खड़े कर कहता है, दादाजी आपने तो मुझे शुरू से ही हल्के में लिया है। भाभी नहीं, ना जाने कितने ही सारे यंगस्टर्स हैं जो मेरी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, पता है आपको। और आप है कि मुझे जब देखो घर का सारा काम करवाते रहते हैं। ऐसा कहकर ध्रुव ने बेचारा सा मुंह बना लिया। तभी तीनों के तीनों आगे आए। आहान बेचारा सा मुंह बनाकर कहने लगा, अगर मुझे पता होता कि भाभी को डॉक्टर इतने ज़्यादा पसंद है तो मैं कॉलेज जाने के बजाय डॉक्टर ही बन जाता। तभी सुमित और आकाश भी कहने लगे, हाँ, अगर हमें पता होता तो मैं बिजनेसमैन बनने के बजाय मैं भी कोई ना कोई छोटा मोटा डॉक्टर ही बन जाता। तभी आकाश कहने लगा, अगर ऐसी बात थी तो मैं भी 7 स्टार होटल खड़ा करने के बजाय कोई डॉक्टर या मेल नर्स का ही काम कर लेता। तीनों अलग अलग तरीके से इस तरह की बातें करने लगे थे। आस्था उन सब की ऐसी शक्लें देखकर, उनका बेचारा सा मुंह और बेतुकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। आस्था को इस तरह से हंसता हुआ देखकर वो चारों भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि जिस तरह से कल रात अरमान के गोली चलाई जाने पर आस्था बुरी तरह से डर गई थी, तो वाकई उन सबको आस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। लेकिन अब आस्था सूरत और सीरत देखने के बाद उन सबको इस बात का यकीन हो चुका था। अगर उनके खडूस और मॉन्स्टर भाई की जिंदगी में आस्था जैसी ही लड़की आनी चाहिए थी, जो शायद अरमान के लिए ही बनी थी। क्योंकि अगर अरमान आग है तो आस्था पानी की तरह एकदम शीतल थी। तभी आलोक जी कहने लगे, आस्था बेटा, मैं तुम्हें इस परिवार से मिलाता हूँ। अब तक तुम्हें इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इस घर में कोई भी लेडीज नहीं है, और मैं अरमान के साथ साथ अब तुम्हारा भी दादा हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है। अब तुम्हें तुम्हारे सामने जो ये चारों बेवकूफ़ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं इनके बारे में तुम्हें बता देता हूँ। सच बताऊँ तो ये सब मेरी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ना केवल मेरी फैमिली का बल्कि ये चारों मेरे दिल के भी बेहद करीब है। जितना प्यार मैं अरमान से करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा शायद मैं इन चारों से करता हूँ। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, वह चारों मुंह खोले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी ध्रुव ने सुमित से कहा, यार क्या तूने भी वही सुना जो दादाजी ने हमारे बारे में कहा? तब सुमित ने कहा, हाँ यार, मैंने भी वही सुना। फिर आकाश कहने लगा, कहीं हमने कल रात कुछ ज़्यादा ही तो नहीं चढ़ा ली थी, जिसकी वजह से मैं सही से सुन नहीं पा रहा हूँ। तभी आहान कहने लगा, दादाजी ठीक तो कह रहे हैं। अरमान भाई से आज तक दादाजी ने कोई काम करवाया है क्या? एक भी काम नहीं करवाया। अरमान भाई से अगर कभी दादाजी को कोई काम कराना होता है तो वह हम चारों को ही तो बोलते हैं। अरमान भाई से तो उन्होंने आज तक कोई काम नहीं बोला, तो इसका मतलब साफ है, दादाजी वाकई हमें बहुत प्यार करते हैं। आहान के इस तरह के क्लैरिफिकेशन देने पर वो बाकी तीनों लोग घूरकर आहान देखने लगे थे। ध्रुव ने गुस्से से दांत पिसते हुए आहान से कहा, बेवकूफ़ इंसान, प्यार का काम से क्या लेना देना? तभी दादाजी ने आगे कहा, आस्था बेटा, यह आहान है, यह अरमान का कजिन ब्रदर है, और मेरा छोटा पोता ये हमारे साथ यही सिंघानिया मैंशन में रहता है। ये अभी अपनी कॉलेज के स्टडी कंप्लीट कर रहा है। आहान का इंट्रो देने पर आस्था ने मुस्कुराकर आहान की ओर देखा। तभी दादाजी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा था, बेटा ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है इसका नाम आकाश मल्होत्रा है, और ये यहाँ के बहुत फेमस 7 स्टार होटल का मालिक है, और हमारे पास वाली जो विला है वो इसी का है, उसे इसने ही खरीदा है, ये उसी में रहता है। लेकिन हमारे कहने से ये अपने विला में कम, सिंघानिया मैंशन में ज़्यादा रहता है। यहाँ आसपास घर होने की वजह से सुबह का नाश्ता खाना डिनर है यही करता है। ऐसा कहकर दादाजी ने आकाश की ओर मुस्कुराकर देखा। तभी आकाश कहने लगा, दादाजी आप तो जानते हैं ना, और मेरा दिल आपके पास थोड़ा ज़्यादा लगता है, और आप भी मुझे विला में अकेले रहने नहीं देते हैं, और वैसे भी मेरी पापा विदेश में रहते हैं और वो मुझसे कभी कभार मिलने आते हैं। आकाश की मां की डेथ बहुत पहले ही विदेश में एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद आकाश हमेशा के लिए इंडिया में शिफ्ट हो गया, क्योंकि विदेश में रहना उसके लिए अब नामुमकिन सा हो गया था, जहां पर उसकी मां की यादें थी। तब दादाजी ने आकाश की ओर देखकर कहा, अरे बच्चा, हम तो सिर्फ आस्था बेटी को आपके बारे में बता रहे हैं। ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब मर्जी तब यहाँ आओ और यहाँ रहो।
वैसे भी सिंघानिया मेंशन इतना बड़ा इसलिए बनाया है ताकि आप सब बच्चों को रहने में कोई दिक्कत ना हो और चाहकर भी कोई हमसे दूर ना जा सके। तुम सारे बच्चे घर में रहते हो तो खुशहाली रहती है, वरना पूरा घर काट खाने को दौड़ता है। और हमने तो तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम अपने विला में जाते ही क्यों हो? परमानेंटली यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? तभी आकाश कहा, दादाजी आप तो जानते हैं कि मेरा काम कैसा है, मुझे कभी भी किसी भी समय काम से जाना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं विला में आना जाना पड़ता है। तभी दादाजी कहने लगे थे, ठीक है बच्चा, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वह करो। तभी दादाजी सुमित की ओर देखकर कहने लगे थे, बेटा जो तुम्हारे सामने खड़ा है सुमित अग्रवाल हैं, इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन है। आप यकीन जाने कम से कम 600-700 लोगों के इनके हाथ के नीचे काम करते हैं, लेकिन मजाल है जो इनमें इतना सा भी घमंड हो। ऐसा कहकर दादाजी सुमित का प्राउडली इंट्रोडक्शन देने लगे। सुमित अपने बंगले में रहते हैं जो यहाँ से केवल 2 से 3 किलोमीटर के दूरी पर ही है। वहाँ पर ये अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अभी फिलहाल अरमान की शादी की वजह से कुछ दिनों के लिए यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। और इसे आप जानती ही है, ये ध्रुव सक्सेना यहाँ का बेस्ट सर्जन है। अपनी मेहनत के बलबूते पर इतनी सी कम उम्र में हॉट सर्जन बने हैं। उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिसे हासिल करने के लिए लोगों को अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी गुजारनी पड़ती है, लेकिन केवल 26 साल की उम्र में यह इस शहर के ही नहीं बल्कि इस देश के बेस्ट भी हॉट सर्जन में से एक है। दोस्तों, नॉर्मली किसी को फेमस हॉट सर्जन बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इन रियल लाइफ में, और उसकी उम्र कम से कम 30-35 साल के अराउंड होती है। बट यह एक काल्पनिक बेस्ड नॉवेल है, तो आई होप आप लोग इसे उसी तरह से लेंगे। वाकई इन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है और बहुत ही मेहनती हैं। बड़े बड़े लोग इनसे मिलने के लिए आज भी तरसते हैं। तभी आस्था मुस्कुराते हुए कहने लगी, दादाजी मैंने इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ पढ़ी है, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। सच बताऊं तो ये मेरे रोल मॉडल है। ऐसा कहकर आस्था ध्रुव की ओर देखकर मुस्कुराने लगी थी। तब दादाजी ने आगे कहा, बेटा ये हमारा एक छोटा सा परिवार है और आज हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि आप इस परिवार का सबसे खास हिस्सा हो, क्योंकि आप इस घर की बड़ी बहू और अरमान की बीवी हो। दादाजी की बात सुनकर आस्था का चेहरा एकदम से मुरझा गया। जो कुछ भी कल रात उसके साथ हुआ था, उसके आंखों के सामने फिर से वही यादें नजर आने लगी और उसके हाथों का रुंगटा खड़ा हो गया था। दादाजी की बात सुनकर आस्था का चेहरा एकदम से मुरझा गया। जो कुछ भी कल रात उसके साथ हुआ था, उसके आंखों के सामने फिर से वही यादें नजर आने लगी और उसके हाथों का रुंगटा खड़ा हो गया था, जिसे उन चारों ने देख लिया था और वो सब समझ चुके थे कि आस्था इस वक्त डरी हुई है। दादाजी ने आगे कहा, बेटा हमें पूरी उम्मीद है कि तुम दिल से इस फैमिली को अपनाओगी। दादाजी की बात सुनकर आस्था उन चारों पर से नजरें हटाकर अब पूरे घर को देखने लगी। कहने को तो पूरा घर महल के जैसा था, लेकिन पूरा का पूरा घर ब्लैक एंड डार्क कलर के थीम था, जो कि दिखने में थोड़ा सा डरावना या किसी भूत बंगले के जैसा लग रहा था। तभी दादाजी ने आस्था की आंखों में आए सवालों को देख लिया था, क्योंकि आस्था जिस तरह से घर के कोने कोने को देख रही थी और हल्का हल्का डर रही थी। तभी दादाजी कहने लगे, हम अच्छी तरह जानते हैं कि घर की जो डार्क थीम है ये तुम्हें खास पसंद नहीं आ रही है और तुम्हें एकदम भूतिया वाली फीलिंग इस घर को देखकर आ रही होगी। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर इस घर में अगर किसी का राज चलता है तो वो तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर अरमान सिंघानिया का चलता है, और हम चाहते हैं कि तुम उस अरमान सिंघानिया पर राज करो। क्या या। जैसे ही आस्था ने ये सारी बातें सुनी, वह पूरी तरह से हैरान हो गई और उसे कल रात की बातें याद आ गई। कल रात किस तरह से अरमान ने उस पर गोली चला दी थी, वो आवाज़ अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी और अब हल्के से कपकपाहट उसके हाथों में आ गई थी। एक बार फिर उसके हाथों का रोंगटे खड़े हो गए। तभी ध्रुव ने आस्था को डरते हुए देखा तो तुरंत उसे चिल आउट करने के लिए बोला, भाभी भाभी प्लीज आप इस तरह से अरमान भाई से मत डरिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। उन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, आपका ख्याल भी रखेंगे। हाँ, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई थोड़े से ज़्यादा ही सख्त मिजाज के हैं और उन्हें लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही नफरत है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी औरतों को लेकर ये सोच पूरी तरह से बदल दोगे। और हम सब तो है ही आपके साथ, हम सब मिलकर आपको और अरमान भाई मिलाकर रहेंगे, इसलिए आप ज़्यादा फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। आस्था ने जैसे ही अरमान के मिजाज और लड़कियों के नफरत के बारे में सुना तो उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा और वह मन ही मन सोचने लगी कि अरमान लड़कियों से नफरत क्यों करता है।
इस हद तक नफरत करता है कि पूरे बंगले में कोई भी काम वाली नौकरानी तक नहीं है, और शायद इसीलिए मुझे अपने कमरे में देखकर उन्होंने मुझ पर गोली चला दी। ये सोचते ही आस्था का गला सूखने लगा था। तभी दादाजी हल्की सी तेज आवाज करते हुए कहने लगे, चुप करो नालायकों, इस तरह से अगर तुम सब बहू को डराने लग जाओगे तो ये किस तरह से अरमान के बारे में सोचेगी और कैसे अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाएगी। बेवकूफ़, तुम्हें इसे हौसला देना है, ना कि इसे डराना है। और रही बात हमारी, तो हम आज है कल नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि जाने से पहले अपने पोते और आस्था को इस घर में सुकून और चैन से जिंदगी जीते हुए देख सके। शायद फिर हो सकता है कि हमारा गिल्ट कुछ कम हो जाए। ऐसा कहकर दादाजी थोड़ा सा उदास से हो गए थे। अब जैसे ही दादाजी ने अपने गिल्ट की बात की, तब आहान हैरानी से कहने लगा, क्या बात है दादाजी, आप किस गिल्ट की बात कर रहे हैं और आप इतने उदास क्यों हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हम सबसे कुछ छुपा रहे हैं। तभी सुमित, आकाश और ध्रुव भी दादाजी के इस तरह की उदासी भरी बातें सुनकर कंफ्यूज्ड थे। और तभी सुमित आगे आया और कहने लगा, ट्रस्ट मी दादाजी, यकीन करें, अरमान ने कल रात हमसे रुडली बात की, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी वो हमारा बचपन का दोस्त है और हमें उसकी आदतों के बारे में अच्छी से तरह से वाकिफ है। तो फिर दादाजी, आप क्यों गिल्ट की बात कर रहे हैं? क्यों आज आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं? बताइए ना दादाजी, आखिर क्या बात है और आप किस गिल्ट की बात कर रहे हैं? तभी आस्था ने अपना सर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी दादाजी किस गिल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तभी दादाजी आगे आए और वो आस्था के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब तो उन चारों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उनके दादाजी इस तरह से उनकी भाभी के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हुए थे? तब ध्रुव आगे आया और दादाजी के हाथों को पकड़कर कहने लगा, आखिर बात क्या है दादाजी, आप इस तरह से भाभी के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? प्लीज हम सबको बताइए ना, आखिरकार बात क्या है? तभी दादाजी ने उन चारों की ओर देखकर कहने लगे, तुम चारों ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हम चाह कर भी तुम चारों से कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं, और हमें इस बात का गिल्ट है कि हमने आस्था बेटी को अरमान से शादी करने के लिए मजबूर किया। क्या या। जैसे ही उन चारों ने ये सुना, उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया, और तभी वो चारों हैरानी से आगे आए और कहने लगे, दादाजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो खुद अरमान भाई को लड़की दिखाने के लिए लेकर गए थे ना, तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो और प्रियंका भाभी के सामने हाथ क्यों जोड़कर खड़े हुए हों? तभी आस्था के दिल में ये सारी बातें कुछ चुभ सी गई और उसकी आंखों में कुछ इमोशंस आ गए। तभी दादाजी ने आगे कहा, हम तुम लोगों को यही बात बताना चाहते हैं कि ये प्रियंका नहीं आस्था है, बल्कि प्रियंका तो शादी के दिन शादी के मंडप से भाग गई थी। तब हमें मजबूरन प्रियंका की जगह उसकी कजिन आस्था को शादी के मंडप में बैठाना पड़ा, वरना अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अब जैसे ही दादाजी ने ये सारी बातें एक एक करके बताना शुरू किया, वह चारों पूरी तरह से हैरान हो गए। उनके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया और वो सब कहने लगे थे, आप अच्छी तरह से जानते हैं दादाजी, अगर अरमान को इस बात के बारे में पता चलेगा तो अरमान कितना ज़्यादा गुस्से हो जाएगा। वो अपने गुस्से में क्या कुछ सकता है, आप जानते हैं ना, उसे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी दादाजी कहने लगे, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अरमान को शायद ये बात पसंद ना आए, लेकिन हम क्या करते हैं, उस वक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए आज हम तुम लोगों को ये सारी बातें बता रहे हैं ताकि अरमान कोई गलत कदम ना उठा पाए। तब आहान ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अरमान ब्रो को जब इस सच के बारे में पता चलेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे और सबको गोली से उड़ा देंगे। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, आस्था के गले में कुछ अटक सा गया और वो उस वक्त जोरों से खांसने लगी और साथ ही साथ उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलना शुरू हो गए। तब जल्दी से सभी ने आस्था को सोफे पर बैठाकर उसके लिए पानी लेकर आए और उसे पानी पिलाने लगे। अगले ही पल आस्था थोड़ा सा शांत होकर कहने लगी, दादाजी आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं ये शादी कर लेती हूँ तो मेरे परिवार पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आएंगी। आहान भाई क्या कह रहे हैं? क्या आपके पोते मिस्टर अरमान सिंघानिया वाकई मेरे परिवार का कत्ल कर देंगे? तभी दादाजी ने आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव की ओर कुछ इशारा कर दिया। वो सब जल्दी से दादाजी की बात समझते हुए कहने लगे, अरे भाभी आप ये कैसे बातें कर रहे हैं, आहान तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आप ये सब छोड़िए और आप बिल्कुल चिल कीजिए।
आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, और ना ही हम सब अरमान भाई को आपको हट करने देंगे। डोंट वरी, आपके चार देवर यहाँ मौजूद है जो आपका ख्याल रखेंगे। तभी आस्था मासूम सी शक्ल बनाकर कहने लगी, लेकिन अभी तो आप लोगों ने कहा कि आप सब अलग अलग रहते हो, केवल आहान जी ही यहाँ रहते हैं। अब जैसे ही आस्था ने आहान को आहान जी कहा, आहान का मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। आहान जल्दी से आगे आया और अपने दोनों हाथों को जोड़कर आस्था के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, भाभी। एक बार फिर से आहान जी कहिए। आप नहीं जानते हैं भाभी, आज तक मैंने अपने लिए कामचोर, गधा, नालायक ऐसे ही शब्द सुने हैं, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे इतनी इज्जत दी है। मैं तो धन्य हो गया भाभी, आपके चरण कहाँ है? ऐसा कहकर आहान आस्था के सामने झुक गया। आस्था जल्दी से 2 कदम पीछे हो हट गई और उसकी ऐसी हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा उठी। तभी दादाजी ने आस्था की ओर देखते हुए कहा, बेटा, भले ही ये सब यहाँ ना रहते हो, लेकिन यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं रहते हैं, आसपास रहते हैं। हमने तुम्हारे लिए नया फोन खरीदा है, ये लीजिए। इसमें हमने तुम्हारे इन 4 नालायक देवरों के नंबर सेव भी कर दिए हैं। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े या तुम किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इन्हें बताना होगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सब तुम्हारी हर परेशानी दूर कर देंगे। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था ने राहत की सांस ली। तभी दादाजी कुछ कहने लगे, अरे, हम तो बातों ही बातों में भूल ही गए, हमारी बेटी का आज ससुराल में पहला दिन है, तो अगर इस घर में कोई लेडीज वगैरह होती तो वो आपको बताती, घर में नई बहू को पहले दिन क्या खास रस्में करना पड़ती है। तब आस्था हैरानी से दादाजी की ओर देखकर कहने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दादाजी, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी दादाजी ने आस्था से कहा, मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर आज तुम्हारी दादी सास जिंदा होती तो वो इस वक्त तुम्हें घर में नई बहू की पहली रसोई की रस्म जरूर करवाती। तभी आस्था ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहने लगी, कोई बात नहीं दादाजी, दादी सास ना सही लेकिन मेरी सासू माँ तो यहाँ होगी ही, लेकिन अरमान जी की माँ कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहे हैं। अब जैसी अचानक आस्था ने ये कहा, सभी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया और सभी इधर उधर देखने लगे, और ध्रुव मन ही मन कहने लगा, यार भाभी को कोई तो रोको, गलती से भी उस अरमान ने अपनी माँ का नाम सुन लिया तो सिंघानिया मैंशन में एक तूफान आ जाएगा। तभी दादाजी बात बदलते हुए कहने लगे, अरे बेटा, ये रस्म वस्म तो बाद की बात है, अभी तुम यहाँ पर नई नई आई हो, अभी तुम्हें किसी तरह की कोई भी रस्म करने की कोई जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम पहले अच्छी तरह से सब चीजों को समझ लो, अपने इस नए घर को अच्छी तरह से देखो, उसके बाद तुम्हारा दिल करे तो कुछ बना लेना, वरना मत बनाना। ऐसा कहकर दादाजी ने बात टाल दी। वही आस्था थोड़ा सा हैरान हो गई कि दादाजी ने उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, लेकिन फिलहाल उसने किसी से ज्यादा कुछ सवाल नहीं पूछा और वैसे भी उसका दिल अजीब सा बेचैन हो रहा था। तभी दादाजी ने आहान की ओर देखते हुए कहा, आहान, ये अरमान अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? जाकर देख कर आओ, अरमान कहाँ रह गया है? क्या उसे आज नाश्ता नहीं करना है या ऑफिस नहीं जाना है? अरमान का नाम सुनकर आस्था के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ गई और उसे अरमान की कही हुई एक एक बात और साथ ही साथ अरमान को उस पर गोली चलाना, वही सब याद आने लगा। आस्था ने तुरंत किसी और के कुछ कहने से पहले आस्था ने घबरा कर कहा, दादाजी, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। ऐसा कहकर आस्था जैसे ही वहां से जाने लगी, आहान समझ गया कि आस्था वहां से क्यों जा रही है। तब आहान ने जल्दी से कहा, भाभी प्लीज रुकिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं यही बताने वाला था कि भाई तो आज घर पर है नहीं। सुबह सुबह ही जब हम सब जॉगिंग पर जा रहे थे, उस वक्त मैंने भाई को बाहर निकलते हुए देखा था। मैंने भाई को आवाज भी लगाई थी, लेकिन भाई ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तब मैंने देव को फोन किया। देव भाई का बॉडीगार्ड और पर्सनल असिस्टेंट दोनों ही है। मैंने देव से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं। तब देव बताया कि भाई अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए 2 दिनों के लिए पेरिस जा रहे हैं। आस्था अपने कमरे की ओर जा रही थी। अब जैसे ही आस्था ने ये सब सुना, उसने तुरंत अपने कदम को रोक लिए और राहत की सांस ली। तब सभी लोग समझ गए कि आस्था अभी इस वक्त अरमान को फेस नहीं करना चाहती है। आखिरकार करती भी क्यों, जिस लड़की पर शादी के पहले दिन ही उसके पति ने उस पर गोली चला दी, तो भला वो लड़की उसका सामना कैसे कर सकते थी। अब आस्था के दिल में जो डर था वो थोड़ा सा कम हुआ और वह दादाजी की ओर देखकर कहने लगी, दादाजी, भले ही यहाँ पर कोई लेडीज ना हो, लेकिन अगर पहली रसोई रस्म होती है तो मैं वो रस्म जरूर पूरी करूंगी। ऐसा कहकर आस्था ने दादाजी से आशीर्वाद लिया। आस्था फिर रसोई की तरफ जाने लगी।
जैसे ही आस्था रसोई में गई, उसने देखा कि वहां पर नौकरों की फौज लगी हुई थी और सभी सर झुकाकर एक तरफ खड़े हो गए थे और कहने लगे, मैडम आप बस हमें हुक्म दे दीजिए कि क्या बनाना है, हम सब मिलकर रेडी कर देंगे। तभी आस्था ने उन सबकी ओर मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, आप लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग की आज छुट्टी है, आज का सारा नाश्ता मैं खुद ब खुद बना लूंगी। ऐसा कहकर आस्था ने जल्दी ही अपने अकॉर्डिंग अपने अंदाज में नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अब तक अरमान को फेस करने से डर रही थी। लेकिन जैसी उसने ये सुना कि अरमान 2 दिनों के लिए पेरिस गया है तो उसने राहत के सांस ली और बिना घबराए बेझिझक होकर वो सब के लिए नाश्ता बनाने लगी। फ्लैशबैक, क्योंकि आस्था जहाँ रहती थी वहाँ पर हमेशा उसने नॉर्मल इंडियन खाना ही खाया था, किसी तरह का कोई फास्ट फूड वगैरह उसने कभी नहीं खाया था, ना ही उसकी नानी उसे खाने देती थी। और जब भी आस्था का दिल कभी मोमोज वगैरह या चाउमीन वगैरह खाने का होता था तो उसकी नानी उसे डांट दिया करती थी, इस तरह के उल्टी सीधी चीज़ खाकर क्या तुझे पेट को खराब करना है। तब आस्था अपनी नानी के लिए खुद को रोक लेती थी, कुछ भी नहीं खा पाती थी। फ्लैशबैक एंड। आज उसने सभी के लिए देसी नाश्ता तैयार किया था। आस्था के बने हुए आलू के पराठे की खुशबू बाहर बैठे हुए सभी लोगों की भूख बढ़ा रही थी और ध्रुव तो खुद को रोक नहीं पाया और कहने लगा, भाभी क्या बना रही है, आप खाने खुशबू यहाँ तक आ रही है, मुझे खाने स्मेल से ही इतनी तेज भूख लगी रही है कि मेरे पेट अंदर के जो चूहे हैं वह पूरी तरह से कबड्डी खेल रहे हैं, अब जल्दी से खाने के कुछ ला दीजिए। ऐसा कहकर ध्रुव आस्था को आवाज लगने लगा। आस्था उन सब की बात सुनकर मुस्कुराए जा रही थी। जल्दी ही आस्था ने अपने बनाए हुए आलू के पराठे साथ में दही और थोड़ा सा बटर सर्व करके सबके सामने रख दिया। सबकी आंखों में आज हैरानी थी क्योंकि उनके घर में कोई लेडीज खाना बनाने नहीं थी। ज़्यादातर खाना तो सिर्फ नौकर बनाया करते थे या फिर खाना बाहर रेस्टोरेंट से आया करता था, लेकिन आज आस्था के बनाए हुए नाश्ते को इस तरह से देखकर इमोशनल होकर वो सब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तब आस्था सबको इस तरह से खामोश देखकर कहने लगी, क्या हुआ, मैंने कुछ गलती कर दी या नाश्ते में कोई कमी रह गई है? वो एक्चुअली मुझे मेरी नानी ने बताया भी था कि जब भी किसी लड़की की नई नई शादी होती है तब उसे मीठे में कुछ बनाना होता है, तो इसीलिए मैंने मीठे के तौर पर थोड़ा सा हलवा बनाया है, साथ मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बना दिए। आप सब नाश्ते को इस तरह से देखकर खामोश है, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को इस तरह से हैवी खाना वगैरह खाने की आदत नहीं है। ऐसा कहते हुए आस्था की आंखों में उदासी आ गई। तभी आकाश ने तुरंत कहा, नहीं भाभी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप नहीं जानते कि हमने कितने दिनों के बाद इस तरह का कोई खाना देखा है। सच पूछे तो आपके पराठे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, गर्मा गर्म लच्छे वाले पराठे और दही, ऊपर से इस पर बटर, मजा ही आ गया। मुझे तो पंजाब वाली फीलिंग आ रही है, मानो कि मैं कहीं पंजाब के किसी गांव में बैठा हूं और इस तरह से खाना खा रहा हूं। ऐसा कहकर आकाश ने बिना किसी के परवाह किए जल्दी एक पूरा पराठा और दही में डुबोकर खाना शुरू कर दिया। आस्था तो उसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। जल्दी ही आकाश को देखकर बाकी सब भी पराठा लेकर खाने लगे और दादाजी मुस्कुराकर सबको देख रहे थे और आस्था ने सभी को थोड़ा थोड़ा हलवा जो उसने बनाया था वह भी सर्व किया। सभी आस्था के हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। आस्था ने 2-2 पराठे करके सबके लिए बनाए थे और एक ही झटके में वह सारे पराठे खत्म हो चुके थे। लास्ट में सिर्फ एक पराठा बच गया जिस पर ध्रुव की नज़र थी। जल्दी जल्दी ध्रुव अपना पहला पराठा खत्म कर रहा था कि कहीं उस पराठे को कोई और ना ले ले। ध्रुव के साथ साथ बाकी चारों के नज़र भी उस पराठे पर थी। जैसे ही सबने अपने हाथ का पराठा खत्म किया, सब में एक झटके से उस पराठे पर झपट पड़े और ध्रुव कहने लगा, देखो भाई, मैंने कम खाया है, मुझे खाने दे दो, बहुत स्वाद है, मुझे खाना इस पराठे को। ऐसा कहकर ध्रुव पराठा खाना चाहता था, लेकिन आकाश ने भी पराठा पकड़ रखा था। साथ ही साथ सुमित और आहान भी उनके दोनों हाथों पर छपते पड़े कि हमें भी ये पराठा खाना है। तभी अचानक दादाजी सख्त आवाज में बोले, ये क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हो तुम लोगों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेसमैन और इतना बड़ा डॉक्टर और इतना बड़ा होटल का मालिक मौजूद है जो ऐसे बच्चों की तरह एक पराठे के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसा कहकर दादाजी ने उन्हें आंखें दिखाकर वो पराठा वापस एक प्लेट में रखवा दिया। तभी सबके सब सर झुकाकर अपनी चेयर बैठे रहे। तभी दादाजी ने मौका देखकर उस पराठे को उठा लिया, खुद खाना शुरू कर दिया। अब दादाजी को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर वो सभी हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और दादाजी ने पराठा खाने के बाद एक लंबी डकार लेने लगे और जोरों से हंसने लगे।
दादाजी को हंसते हुए देखकर बाकी सब भी हंसने लगे, आस्था भी मुस्कुराने लगी। फिर दादाजी कहने लगे, वाह वाकई बच्चा, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर वाकई बहुत मजा आ गया। ऐसा लग रहा है कि आज हमारे अंदर से आत्मा भी तृप्त हो गई, वरना हम तो घर के खाने का स्वाद पूरी तरह से भूल चुके थे। ऐसा कहकर दादाजी ने जल्दी ही अपने हाथ में पड़े हुए एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स आस्था की तरफ बढ़ा दिया। आस्था सोच रही थी वो अब क्या करें, तब दादाजी कहने लगे, बेटा रख लो, ये तुम्हारा शगुन है और शगुन के लिए मना नहीं करते। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था ने उनसे वो गिफ्ट बॉक्स ले ली थी। अरे भाभी, बॉक्स खोल कर देखो ना, आखिर दादाजी ने आपको क्या गिफ्ट दिया है। ऐसा कहकर ध्रुव आस्था को वो बॉक्स खोलने के लिए कहने लगा। आस्था ने उन सबके रिक्वेस्ट करने पर जल्दी बॉक्स खोल दी और जैसे ही उसने देखा कि उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत सा ब्लू रंग का डायमंड ब्रेसलेट था, जिसे देखकर उसकी कीमत का अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल था। उसे देखकर लग रहा था कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तब आस्था कहने लगी, लेकिन दादाजी मैं इसे कैसे ले सकती हूँ, ये तो काफी महंगा लग रहा है। दादाजी मुस्कुराकर आस्था के पास आए, उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगे, हाँ बेटा, ये महंगा होगा लेकिन हमारी बहू से ज्यादा कीमती नहीं है। ऐसा कहकर दादाजी उसे आशीर्वाद देते हुए वहां से निकल गए। तभी ध्रुव, सुमित और आकाश, साथ ही आहान भी बेचारा सा मुंह लेकर आस्था के सामने आए और कहने लगे, सॉरी भाभी, हम तो आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाए। एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि इस तरह से कोई शगुन देने की रस्म होती है और उसमें भाभी पहली बार खाना बनाती है तो उन्हें कोई गिफ्ट देते हैं, लेकिन वादा रहा कि मैं आपको बहुत जल्द आपका गिफ्ट दे दूंगा। ऐसा कहकर कर सब अलग अलग तरीके से आस्था से वादा करने लगे। आस्था मुस्कुराते हुए कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन आप सबने मुझे ऑलरेडी पहले ही अपना गिफ्ट दे चुके हैं, तो मुझे अब किसी और गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा तो चारों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और कहने लगे, गिफ्ट? लेकिन भाभी, हमने तो आपको कुछ दिया ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि हमने आपको गिफ्ट दे दिया है। आस्था मुस्कुराते हुए आहान के पास गई और कहने लगी, आहान जी में मुझे छोटा भाई मिला है, तो क्या ये गिफ्ट से कम है? और आकाश जी और सुमित जी के रूप में मुझे बड़े भाई और दोस्त मिले हैं, और ध्रुव जी, वो तो मेरे आइडियल है, मेरे गुरु है। सही मायने में कहा जाए तो बिना मांगे आप सबने ऑलरेडी मुझे गिफ्ट दे चुके हैं। जैसे ही आस्था ने ये कहा वो सभी एक दूसरे को देखने लगे और हल्की सी उन सभी की आंखें नम हो गई, क्योंकि पहली बार किसी ने इतने प्यार और अपनापन उन्हें दिखाया था। तभी अचानक को ध्रुव को कुछ याद आया, ये सब चक्कर में तो भूल गया, मेरी आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्जरी है, मुझे अब निकलना होगा। ऐसा कहकर ध्रुव ने आस्था और बाकी सब से विदा लेता हुआ वहां से निकल गया था। और तब आहान, सुमित और आकाश भी कहने लगे, हाँ भाभी, एक्चुअली मुझे भी होटल जाना होगा, मुझे वहां आज क्लाइंट से मिलना है। ऐसा कहकर सुमित, आकाश भी वहां से निकल गया और सुमित भी अपने किसी बिजनेस डील का कहकर वहां से जाने लगा। कहीं ना कहीं वो सब लोग वहां से इसलिए निकल कर जाना चाहते थे क्योंकि आस्था के लिए वाकई वो सब किस गिफ्ट लेकर आना चाहते थे। आहान ने कहा कि उसे एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट पूरा करना है और वह वादा करता है कि वह शाम को जल्दी आ जाएगा, उसके बाद आकर वो आस्था के साथ ढेर सारे गप्पे हकेगा। ऐसा कहकर वो भी वहां से निकल चुका था। अब आस्था पूरे हॉल में अकेले खड़ी रह गई और हल्के से मुस्कुराकर वो भी अपने कमरे में आ गई। आस्था अपने कमरे में अकेले जाकर बैठ गई और सोचने लगी, आखिरकार उसकी जिंदगी हुआ क्या। कुछ पल में उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। उसे इस शादी से नए रिश्ते मिले, अनजाने दोस्त और भाई मिले, लेकिन उसका क्या, जिसकी वजह से उसे ये सब रिश्ते मिले हैं, उसका तो कहीं कुछ अता पता ही नहीं है। कहीं ना कहीं अरमान के बारे में सोचकर आस्था खुद ब खुद ही डरने लगी और सोचने लगी कि अरमान जब प्रियंका दीदी का सच जानेगा का क्या वाकई उसे गोली मार देगा। आस्था को ये डर सताए जा रहा था। आस्था की नींद रात भर पूरी नहीं हुई थी। अब थोड़ी देर जैसे ही वो बेड पर लेटी तो उसकी आंख लग गई। नींद से जागने के बाद जैसे ही आस्था उठी तो फटाफट से उसने खुद को देखा और फिर उसने सोचा कि उसे कपड़े चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसने आज सुबह जल्दबाजी में नाश्ता बनाया था, जिसकी वजह से उसके कपड़ों पर थोड़े थोड़े तेल के छिंटे, साथ ही साथ कुछ आटा वगैरह लगा हुआ था। तब उसने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अब उसने सोचा कि अगर इस तरह से यहाँ रहेगी तो सब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे भी अब सुमित, आकाश भाई सब आते ही होंगे और फिर उसे शाम के लिए खाने की भी तैयारी करनी होगी ना। तो यही सब सोचते हुए
आस्था ने अपने नानी का दिए हुए कपड़े चेक किए और उनमें से उसने एक बड़ा ही खूबसूरत सा पिंक कलर का सूट निकाल लिया। और आस्था ने फ्रेश होकर वो सूट पहन लिया और हल्का सा लाइट मेकअप किया। और एक बार फिर उसने अपने मंगलसूत्र और सिंदूर को छुपा लिया। क्योंकि आस्था की शादी भले ही जबरदस्ती हुई हो, लेकिन आस्था मंगलसूत्र और सिंदूर की कीमत और उसके महत्व अच्छी तरह से समझती थी। वेल आस्था जैसे ही थोड़ा सा फ्रेश होकर बाहर निकली तो आस्था को शाम का वक्त बड़ा ही खूबसूरत और सुहाना सा लग रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और तभी आस्था ने नोटिस किया कि पूरे गार्डन में इस वक्त सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हुआ था।